ई बकवास मत करो। जब किसी और ने ये कहा, किंगर खुद को रोक ना सकी और गुस्से से बोली, क्या घटिया आदमी है। इतने सालों बाद मुझे आखिर एक ऐसा आदमी मिला जो मुझे सच में पसंद आया। मैं आखिर उसकी बाहों में आई थी, लेकिन उसकी बाहों की नरम सी गर्माहट का एक पल भी एंजॉय नहीं कर पाई, और ये आदमी बीच में आकर सब खराब कर रहा है। किंगर के छोटे से चेहरे पर गुस्से की एक हल्की सी झलक आ गई। तुम ठीक हो? शाओयान ने नेचुरली उन दोनों लोगों को इग्नोर किया, धीरे से किंगर को जमीन पर खड़ा किया और पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ। किंगर ने हल्का सा सिर हिलाया और फिर सीधी और ग्रेसफुल तरीके से कैरेज के सामने खड़ी हो गई। किंगर, मत सोचो कि हमें पता नहीं है। तुम्हारे बारे में जो बातें हैं वो सबको अच्छी तरह पता है। क्या तुम अब अपनी इस हालत से लोगों की सिंपैथी जीतना चाहती हो? शाओयान और उनके कैरेज से लगभग 10 मीटर दूर दो शख्स धीरे धीरे खड़े हो गए। दोनों ने लंबे रोब्स पहने हुए थे और रोब्स के पीछे ड्रैगन और फीनिक्स के उड़ते हुए जैसे कैरेक्टर्स बने हुए थे। ये कौन है? शाओयान ने किंगर को ध्यान से साइड में ले जाकर कैजुअली पूछा। यू परिवार का सेकंड यंग मास्टर। इसकी स्ट्रेंथ लगभग 1 स्टार फाइटिंग एम्पायर के मिडिल स्टेज में है। जो अभी बोल रहा था वो इसका बुक बॉय है। किंगर के दिल में थोड़ा गुस्सा था, लेकिन उसने ज्यादा शो नहीं किया। आखिर यू फीन की स्ट्रेंथ शाओयान के मुकाबले में किंगर से कम थी। किंगर को शाओयान की स्ट्रेंथ पर भरोसा था, लेकिन वो उसके लिए बेकार की ट्रबल नहीं चाहती थी। रास्ता छोड़ दो, दो परेशान करने वाली मक्खियां। शाओयान ने सीधा किंगर का हाथ पकड़ा और ऑक्शन की तरफ चल पड़ा। दोनों ट्रबल मेकर्स के पास से गुजरते हुए उसने ठंडी नज़र से कहा, अगर ये ऑक्शन के बैकयार्ड में इतने लोग ना होते तो शायद शाओयान अब तक इस विंग को मिटा चुका होता। लेकिन शाओयान की काली नज़रों को देखकर यूई और उसका बुक बॉय दोनों एक पल के लिए हिल गए, क्योंकि उनकी आंखों में ठंडी मारने वाली किलिंग इंटेंट भरी हुई थी। पता नहीं कौन सा बदनसीब आदमी किंग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी के साथ आ गया है। मैंने सुना है किंग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी को कोई लाइलाज बीमारी है, काफ़ी नुकसान करती है। मेरे हिसाब से अगर मुझे ऐसी बीमारी होती तो मैं तो शर्म से कहीं छुप जाता। बुक बॉय ने सीरियस चेहरे से कहा, अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी जिंदगी लंबी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं तुम्हें खत्म करने में। शाओयान को इन दोनों से बकवास करने का कोई शौक नहीं था। पहली नज़र में ही समझ आ गया था कि इनके इरादे ठीक नहीं हैं। सोचने की भी ज़रूरत नहीं थी कि ये यू फैमिली के लोग हैं जो झगड़ा शुरू करना चाहते हैं। यू फैमिली और किंग फैमिली के बीच वैसे भी रिश्ता अच्छा नहीं था, इसलिए ऐसी चीज़ें कॉमन थी। लड़के, सोच समझ कर बात करो। तुम अभी किससे बात कर रहे हो? बुक बॉय शाओयान की ठंडी किलिंग इंटेंट वाली नज़र से थोड़ा घबरा गया। उसने यू फीन की तरफ देखा और जब उसकी आंखों में सिग्नल देखा तो फिर से घमंड से शाओयान से बोला, क्यों? क्या ये जगह सिटी लॉर्ड मैंशन के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है? और यहाँ ऑक्शन भी हो रहा है। क्या तुम्हारी यू फैमिली एक हाथ से पूरा आसमान ढक सकती है? मुस्कुराते हुए शाओयान ने बोला। लड़के, इतने नादान मत बनो। बुक बॉय ने जल्दी से यू फैमिली का नाम लेकर शाओयान को दबाने की कोशिश की, लेकिन सामने वाला जवान बिल्कुल डरा हुआ नहीं था। अच्छा कुत्ता रास्ते में नहीं खड़ा होता, हटो, शाओयान ने कहकर सीधा किंगर को लेकर ऑक्शन वेन्यू की तरफ चल दिया। यंग मास्टर, ये। शाओयान और किंगर को जाते देखकर बुक बॉय ने यू फींग से कहा, जो अब तक चुप था। इस लड़के की स्ट्रेंथ को हल्के में नहीं लिया जा सकता। हालांकि ये सिर्फ 1 स्टार फाइटिंग एम्पायर के अर्ली स्टेज में है, फिर भी मुझे थोड़ा सा डेंजर फील हो रहा है। यू चर्न ने कहा, चलो पहले ऑक्शन चलते हैं। जब तुम्हारे फादर का काम सक्सेसफुल हो जाएगा तो किंगर भी तुम्हारे लिए रेडी ही है ना? जिस औरत पर मेरी नज़र पड़ गई उससे कोई नहीं बचा सकता, यूई ने कहा और बिना रुके सीधा ऑक्शन की तरफ चल दिया। जो बात उस विंग के बुक बॉय ने अभी कही, क्या तुम्हें उसके बारे में क्यूरियोसिटी नहीं है? ऑक्शन के बैकयार्ड से बाहर आते ही किंगर का चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया और उसने शाओयान से पूछा, जो बीमारी उस बुक बॉय ने अभी कही थी वो सच थी, लेकिन उतनी डरावनी नहीं जितनी उसने बताई थी। उन दोनों को बस इसलिए जलन हो रही है क्योंकि उन्हें अंगूर नहीं मिल रहे। उन पर ध्यान मत दो। शाओयान मुस्कुराया, फिर आसपास देखा और धीरे से किंगर का छोटा सा हाथ छोड़ दिया। वो यू फीन यू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर है। उसने कभी मुझे परस्यू किया था, लेकिन मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। शायद इसीलिए उसके इरादे ठीक नहीं हैं और आज ये सीन बन गया। मुस्कुराते हुए किंगर ने कहा, जो तुमने अभी कहा उसके लिए शुक्रिया। तुम्हारी बॉडी की बीमारी अगर ठीक लगे तो थोड़ा बताओगी? बचपन से ही मैंने मेडिकल हर्ब्स का स्टडी किया है और मेडिकल मेथड्स का थोड़ा नॉलेज है, शाओयान ने पूछा। ठीक है, मेरी बीमारी को सच में बीमारी नहीं कह सकते। ये सिर्फ मेरी आइस एट्रीब्यूट की वजह से है। आइस एट्रीब्यूट? शाओयान ने यह सुनकर धीरे से सिर हिलाया। उसे पता था कि एट्रीब्यूट की प्रॉब्लम्स को हैंडल करना मुश्किल होता है। फिर उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा और किंगर को लेकर ऑक्शन वेन्यू की तरफ चल दिया। सर, बैकयार्ड में यू फैमिली के सेकंड यंग मास्टर यूई और किंग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी के बीच थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। ऑक्शन के अंदर एक शांत प्राइवेट रूम में एक सोल्जर खड़ा था और एक और सोल्जर इंटेलिजेंस रिपोर्ट दे रहा था। समझ गया, जाकर तैयारी करो, ऑक्शन जल्दी शुरू होने वाला है। होशियार रहो और किसी भी सस्पिशियस इंसान को अंदर मत आने दो। सीट पर बैठा सोल्जर धीरे से बोला, जी योर एक्सीलेंसी। इंटेलिजेंस सोल्जर ने सिर हिलाया।
ये यू फैमिली बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो गई है। सीट पर बैठा सोल्जर धीरे से बोला। ये सोल्जर गोस्ट किंग सिटी के सिटी लॉर्ड मैंशन का था और उसकी स्ट्रेंथ 2 स्टार 2 सीएन के लेट स्टेज में थी। हालांकि वो सिर्फ एक सोल्जर था, लेकिन गोस्ट किंग सिटी में उसकी काफ़ी इज्जत थी। बिना झिझक के कहा जा सकता है कि ये आदमी सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि बहुत ही ज़बरदस्त था। लेकिन किसी को नहीं पता क्यों। कई 100 साल पहले सिटी लॉर्ड डेथ फिंग ने उसे किसी और जगह से सीधा गोस्ट किंग सिटी ले आया था। वो सोल्जर बनकर यहीं सेटल हो गया। पहले गोस्ट किंग सिटी काफ़ी अशांत था, लेकिन इन दोनों की मेहनत से आज ये एक पीसफुल और प्रॉस्पेरस जगह बन गया है। असल में ये सोल्जर गोस्ट किंग सिटी में आसानी से कोई बड़ा ऑफिशियल पोस्ट ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बस सिटी लॉर्ड डेथ फिंग के साथ रहना चाहता था। उसे हाई पोजीशन या पैसों की कोई इच्छा नहीं थी, इसलिए वो हमेशा एक ऑर्डिनरी सोल्जर बनकर ही सिटी लॉर्ड की सर्विस करता था। लेकिन फिर भी कोई उसकी स्ट्रेंथ को कम नहीं समझता। आखिर एक 2 स्टार 2 सीएन लेट स्टेज सोल्जर अगर गोस्ट किंग सिटी में रखा जाए तो उसकी स्ट्रेंथ ईजिली टॉप 5 में आती है। इस वक्त गोस्ट किंग सिटी का ऑक्शन वेन्यू बेमिसाल तरीके से लाइवली था। यहाँ ना सिर्फ गोस्ट किंग सिटी की 3 बड़ी फैमिलीज यू फैमिली, किंग फैमिली और रे फैमिली थीं, बल्कि कई पावरफुल फोर्सेस भी इकट्ठा हो चुकी थीं। और इन सब पावरफुल लोगों के इकट्ठा होने के साथ ही ये अनप्रेसिडेंटेड ऑक्शन धीरे धीरे शुरू होने लगा। बैटल थ्रू द हेवेंस, द गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1152। ऑक्शन स्टार्ट्स। सिटी लॉर्ड्स मैंशन द्वारा प्लान किया गया ये ऑक्शन पूरी घोस्ट किंग सिटी के सेंटर में बना हुआ है। यहाँ एक काफी शानदार ऑक्शन वेन्यू है। बाहर से देखा जाए तो पूरा वेन्यू एक बड़े ओवल बिल्डिंग जैसा लगता है, लेकिन उसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ एक्सक्लूसिव प्राइवेट रूम्स के साथ एक बड़ा ऑक्शन हॉल है। ये ऑक्शन वेन्यू अपनी एस्टैब्लिशमेंट के बाद से बहुत कम यूज हुआ है। इस बार इस मैग्निफिसेंट वेन्यू का यूज होना ही ये दिखाता है कि सिटी लॉर्ड्स मैंशन इस ऑक्शन को कितनी इंपॉर्टेंस देता है। जब शाओ यान और किंगर बैकयार्ड से निकलकर ऑक्शन वेन्यू के मेन एंट्रेंस पर आए तो उनकी नजर अचानक एक घनी भीड़ पर पड़ी। ये ऑक्शन इतना ज्यादा पॉपुलर है। शाओ यान और किंगर टीम के बिल्कुल पीछे खड़े थे और शाओ यान ने हैरानी से कहा, पीछे रहो, लाइन में आओ, एक एक करके। ऑक्शन वेन्यू के मेन एंट्रेंस पर 2 पैसेजेस थे। उनमें से एक ऑर्डिनरी पैसेज था। उस पैसेज के बाहर लोग 100 मीटर लंबी लाइन में खड़े थे। एक जनरल रैंक का आदमी सबकी सख्त चेकिंग कर रहा था। उन तीनों जनरल्स की स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी थी। सभी 1 स्टार फाइटिंग इन्फिनल के लेट स्टेज तक पहुंच चुके थे। दूसरी तरफ एक काफी नरम चेहरे वाली औरत और एक काफी लेजी सा आदमी शाओ यान की नजर में आए। औरत ने एक फ्लोरल ड्रेस पहनी हुई थी जो उसके फिगर को उभार रही थी और उससे एक इनविजिबल एलिगेंस हल्का सा फैल रहा था। इस पैसेज में हर जगह रेड कार्पेट्स बिछे हुए थे जो बहुत नोबल लग रहे थे, लेकिन यहाँ लगभग कोई लोग नहीं थे। अगर आपके पास वीआईपी कार्ड है तो प्लीज इस तरफ आइए। अगले ही पल उस नरम और खूबसूरत लड़की की सिल्वर बेल जैसी आवाज सुनाई दी। क्या ये सिटी लॉर्ड्स मैंशन का नंबर 1 जनरल है? ये गेटकीपर का काम कैसे कर रहा है? श्श, धीरे बोलो, कहीं ये जनरल सुन ना ले। ये मत समझना कि ये बस ऑर्डिनरी सोल्जर के कपड़ों में है। इसकी स्ट्रेंथ सिटी लॉर्ड के बराबर है, जो लेट 2 स्टार फाइटिंग इन्फिनल स्टेज तक पहुंच सकती है। अगर तुम्हारी बात किसी बुरे आदमी के कान तक पहुंच गई तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। आखिरी सेंटेंस में मुश्किल शब्द को बोलते वक्त उसने गहरी सांस ली। ऑर्डिनरी पैसेज में हो रही गॉसिप के बीच शाओ यान और किंगर की फिगर्स धीरे धीरे वीआईपी पैसेज की तरफ बढ़ गईं। किंग फैमिली की एल्डेस्ट लेडी, जैसे ही उसने किंगर को एक आदमी के साथ आते देखा, नरम औरत धीरे से बोली। इस औरत का सिटी लॉर्ड्स मैंशन में काफी हाई स्टेटस था और उसकी स्ट्रेंथ भी कम नहीं थी। वो 1 स्टार फाइटिंग इन्फिनल के मिडिल स्टेज तक पहुंच चुकी थी। लेकिन जब उसने शाओ यान को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी गहरी फीलिंग पैदा हुई। सिस्टर लीजी अब दिन ब दिन और भी ज्यादा खूबसूरत होती जा रही हैं। किंगर वीआईपी आयल में आते ही मुस्कुराकर उस सॉफ्ट और ब्यूटीफुल वुमेन से बोली। किंगर भी बड़ी होते होते और खूबसूरत होती जा रही है, लेकिन ये। अगले ही पल सॉफ्ट ब्यूटी ने शाओ यान की तरफ देखकर पूछा। वो समझ सकती थी कि किंगर और शाओ यान का रिलेशनशिप बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, लेकिन शाओ यान उससे बिल्कुल अनफेमिलियर लग रहा था। ये हमारी किंग फैमिली का गेस्ट है। अगले ही पल पैसेज के अंदर से हार्टी लाफ्टर सुनाई दिया। किंग वेन? ये देखकर लीजी बोल उठी। किंग वेन बहुत टैलेंटेड था। हालांकि उसकी स्ट्रेंथ बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं थी, लेकिन उसे पहले ही किंग फैमिली का नेक्स्ट हेड अपॉइंट कर दिया गया था। इसलिए जिस आदमी को किंग वेन इतनी इंपॉर्टेंस दे रहा था वो बिल्कुल सिंपल नहीं हो सकता था। किंग फैमिली की एल्डेस्ट यंग लेडी और यंग मास्टर। ये सीन देखकर लेजी सोल्जर ने थोड़ा अपनी आंखें खोली और कैजुअली शाओ यान को देखा। वाओ! सोल्जर की एक कैजुअल नज़र से ही शाओ यान को लगा कि उसके बॉडी में जो फाइटिंग इन्फिनल पावर है वो जैसे खत्म हो रही है। ये काफ़ी टेरिफाइंग था। इस आदमी की स्ट्रेंथ बहुत टेरिफाइंग है। अगले ही पल शाओ यान ने तुरंत अपना जजमेंट बना लिया। ये आदमी बाहर से काफ़ी ऑर्डिनरी लग रहा था, लेकिन शाओ यान के एस्टिमेशन के मुताबिक उसकी स्ट्रेंथ शायद किंग फैमिली के पैट्रियार्क से भी कम नहीं है। चलो, ऑक्शन जल्दी शुरू होने वाला है। किंग वेन मुस्कुराकर बोला और तुरंत शाओ यान और किंगर को अंदर ले गया। मिस लीजी, लॉर्ड बायहे, हम पहले चलते हैं।
जाते वक्त उसने सोल्जर और लीजी से कहा। सोल्जर ने धीरे से जवाब दिया, चलो। इस वक्त शाओ यान के तीनों लोग ऑक्शन वेन्यू के अंदर की तरफ चल पड़े। अभी जो 2 लोग थे, ऑक्शन हॉल में एंटर करते ही शाओ यान तुरंत पूछ बैठा। ऑब्वियसली उस सोल्जर ने शाओ यान पर काफी प्रेशर डाला था। अभी जो 2 लोग थे वो लीजी और बाय हे समा थे। लीजी सिटी लॉर्ड्स मैंशन की हाउसकीपर जैसी है, जबकि बाय हे सिर्फ सिटी लॉर्ड की सर्विस करता है और सिर्फ उन्हीं की बात मानता है। उसकी स्ट्रेंथ लेट 2 स्टार फाइटिंग इन्फिनल लेवल तक पहुंच चुकी है, किंग वैन ने समझाया। ऐसा है। ये सुनकर शाओ यान ने राहत की सांस ली। हमारी किंग फैमिली का प्राइवेट रूम बिल्कुल आगे है, चलो। किंग वैन ने दोनों को लीड किया और सीधा प्राइवेट रूम की तरफ चला गया। ये थोड़ा अजीब था कि पूरा प्राइवेट रूम 3 साइड से एयर टाइट था, लेकिन सामने का हिस्सा कंप्लीटली बंद नहीं था। इसीलिए प्राइवेट रूम के अंदर से ऑक्शन में आए हुए लोग बाहर का सब कुछ देख सकते थे। शाओ यान और उसके तीनों लोग प्राइवेट रूम में आए और किंग फैमिली के हेड से मिले। उसके बाद सब शांत हो गए, क्योंकि शाओ यान की ह्यूज सोल पावर से वो महसूस कर सकता था कि इन हंड्रेड्स ऑफ प्राइवेट रूम्स में हर जगह काफ़ी स्ट्रॉन्ग और ऑब्सक्योर आराज हैं। ये सब लोग इस ऑक्शन के पावरफुल कॉम्पिटिटर्स हैं। जैसे जैसे शाओ यान और उसका ग्रुप सेटल हुआ, वैसे वैसे और भी पावरफुल्स यहाँ आने लगे। यू फैमिली, रे फैमिली और घोस्ट किंग सिटी की छोटी बड़ी फोर्सेस सब मिलकर पूरे ऑक्शन हॉल के हंड्रेड्स प्राइवेट रूम्स को भर चुकी थीं। लेकिन इतने सारे बायर्स होने के बावजूद असल में सच्चे बायर्स शायद ही कुछ थे। आखिर प्रेशियस ट्रेजर्स इतने रेयर और महंगे होते हैं कि फाइनेंशियल सपोर्ट के बिना सिर्फ देखने से कुछ नहीं मिलता। पूरा ऑक्शन हॉल ओवल शेप में बना हुआ था और हंड्रेड्स प्राइवेट रूम्स उसके सेंटर को घेरे हुए थे, और ऑब्वियसली सर्कल का सेंटर ही ऑक्शन का मेन लोकेशन था। जब हंड्रेड्स प्राइवेट रूम्स में नॉइजी डिस्कशंस चल रही थी, तब ऑक्शन सेंटर से एक मिल्की वाइट एनर्जी बीम अचानक से चमक उठी। कचा एक आवाज के साथ मशीन के एक्सपैंड होने की आवाज धीरे धीरे सुनाई देने लगी। उसके बाद क्रिस्टल से बना एक खूबसूरत ऑक्शन टेबल सबके सामने उभर कर आ गया। ऑक्शन टेबल के ऊपर वो मिल्की वाइट एनर्जी बीम काफी देर तक बनी रही। ये क्लियरली एक प्रोटेक्शन मेथड था जो टेबल को प्रोटेक्ट कर रहा था। आखिर एक अच्छा शो शुरू होने वाला है। ये सीन देखकर शाओ यान के दिल में भी एक हल्की सी एक्साइटमेंट जाग उठी। वो क्लियरली इस ऑक्शन का काफी इंतजार कर रहा था। Battle through the Heavens God, The Flame Emperor, Episode 1153, Fairy Pill. क्रैश। अगले ही पल जब लाइट बीम्स चमकने लगे, 2 फिगर्स धीरे धीरे सबके सामने नजर आने लगे। ये 2 फिगर्स एक आदमी और एक औरत थे। आदमी काफी मजेस्टिक था और उसका प्रेजेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। पहली नज़र में ही वो एक पावरफुल इंसान लग रहा था, जबकि औरत अच्छी तरह से ड्रेस थी और पहली नज़र में ही एक नोबल लेडी जैसी लग रही थी। सिटी लॉर्ड डेथविंड और लीजी। जैसे ही लाइट बीम गायब हुई, कई प्राइवेट रूम से हैरानी भरी आवाज़ें आईं। ऑब्वियसली सिटी लॉर्ड डेथविंड और बटलर लीजी का एक साथ अपीयर होना काफ़ी रेयर था। आखिर उनका स्टेटस काफ़ी हाई था। सभी लोगों का इस ऑक्शन में स्वागत है। सिटी लॉर्ड डेथविंड ने सायन रोब पहना हुआ था। जैसे ही वो अपीयर हुआ, हॉल में हल्की सी हलचल हुई। उसने उन सबको इग्नोर किया और हंड्रेड्स प्राइवेट रूम्स की तरफ मुस्कुराकर देखा। उस सायन रोब के ऊपर से एक साइलेंट वेव धीरे धीरे निकलकर पूरे ऑक्शन वेन्यू को कवर कर रही थी। शायद यही गोस्ट किंग सिटी का सिटी लॉर्ड है, शाओ यान ने उस पावरफुल ऑरा को महसूस करके कहा। हाँ, यही करंट सिटी लॉर्ड है। डेथ फैंग, 2 स्टार डू शियन परफेक्शन लेवल का पावर हाउस। से मैंने साइड में मुस्कुराकर कहा, 2 स्टार फाइटिंग इमिटल कंप्लीट? शाओ यान ये सुनकर थोड़ा हैरान हो गया। ऑब्वियसली ऐसे लेवल का कैरेक्टर अभी के वक्त में उसके बस का नहीं था। जब ये आदमी खुद अपीयर हुआ है तो इसका मतलब है कि ये ऑक्शन उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, वरना ये खुद आकर इन ट्रबलसम लोगों को नहीं देखता। सही मैंने कहा, ये ऑक्शन पिछले 10 सालों में गोस्ट किंग सिटी का सबसे ग्रैंड ऑक्शन है। लेकिन शुरू करने से पहले मुझे एक बात कहनी है, ये गोस्ट किंग सिटी है। अगर किसी को यहाँ लड़ना या ट्रबल क्रिएट करना है तो चाहे उसके पीछे कितनी भी पावरफुल फोर्स क्यों ना हो, मैं उसकी जिंदगी को मौत से भी बदतर बना दूंगा। डेथविंड के मुस्कुराते चेहरे पर एक स्ट्रॉन्ग ऑरा था और उसकी आवाज़ धीरे धीरे हंड्रेड्स प्राइवेट रूम्स तक पहुंच गई। ये आदमी, क्या ये ज़्यादा एरोगेंट नहीं है? ये एरोगेंस नहीं है। तुमने उसकी 2 स्टार डू सीएन परफेक्शन स्ट्रेंथ नोटिस नहीं की? लेकिन इस आदमी के तरीके ने कुछ बुरे इरादों को पहले ही दबा दिया है। डिमविब। डेथविंड की बात खत्म होते ही प्राइवेट रूम्स में धीमी धीमी फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ देर बाद पूरा ऑक्शन हॉल फिर से शांत हो गया। ब्रदर शाओयान, ये आपकी 3 मेडिसिनल पिल्स की ऑक्शन से मिली गोल्ड कॉइन्स हैं। टोटल 20 मिलियन, सब इमॉर्टल क्रिस्टल कार्ड में हैं। अगले ही पल किंग फैमिली के प्राइवेट रूम में किंग वेन ने एक काफ़ी एक्सपेंसिव पर्पल क्रिस्टल कार्ड शाओयान को देते हुए कहा, ब्रदर किंग, आपको तकलीफ हुई।
शाओयान ने बिना फॉर्मेलिटीज के सीधा इमॉर्टल क्रिस्टल कार्ड ले लिया। आखिर ऑक्शन में गोल्ड कॉइन्स की जरूरत पड़ने वाली थी। इमॉर्टल क्रिस्टल कार्ड स्ट्रेंथ का सिंबल होता है। सिर्फ डू इमॉर्टल लेवल तक पहुंचने वाले लोग ही इसे वेरियस ऑक्शंस में हैंडल कर सकते हैं। 3 एम्परर रैंक, सेकंड रैंक, हेवन रैंक मेडिसिनल पिल्स का सिर्फ 20 मिलियन गोल्ड कॉइन्स में ऑक्शन होना शाओयान के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम था। लेकिन शाओयान जानता था कि ये डू कॉन्टिनेंट नहीं है, इसलिए ये नॉर्मल बात है। वरना डू कॉन्टिनेंट पर सिर्फ एक हेवन रैंक डू स्किल भी हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस में ऑक्शन हो सकती है। अगर ऐसा है तो चलो शुरू करते हैं। इस ऑक्शन को मैं डेथ विंड होस्ट करूंगा। सबसे पहले कुछ एपेटाइजर्स ऑक्शन करते हैं। डेथ विंड ने हंड्रेड्स प्राइवेट रूम्स पर नजर डालते हुए धीरे से कहा, एपेटाइजर? पता नहीं क्या होगा, बस उम्मीद है हमें डिसअपॉइंट न करे। डेथ विंड की बात खत्म होते ही कई प्राइवेट रूम से एक्साइटेड नजरें ऑक्शन टेबल की तरफ पड़ने लगीं। सब लोग ध्यान से देखिए। अगले की पल डेथ विंड कुछ कदम पीछे हट गया और लीजी लोटस जैसी ग्रेसफुल स्टेप्स लेते हुए सीधा ऑक्शन टेबल पर आ गई। उसने हल्का सा हाथ घुमाया और एक वाइट लाइट बीम ऑक्शन टेबल के नीचे से उभरकर टेबल पर आ गई। अजीब बात है, अनडेड गोस्ट थोड़ा रेस्टलेस क्यों हो रहा है? क्या यहाँ कोई ऐसी चीज है जो मुझे अट्रैक्ट कर रही है? अगले ही पल शाओयान के बॉडी में टेम्पररीली सील्ड फाइटिंग स्पिरिट से एक फायरी ऑरा निकलने लगा। छोड़ो, पहले देखते हैं ये एपेटाइजर क्या है। शाओयान ने थोड़ा सेंस किया लेकिन कोई अनयूजुअल चीज नहीं मिली। बस पता नहीं क्यों अनडेड स्पैरो ऐसे फायरी फ्लक्चुएशंस दे रहा था। ये थोट इंसेंट पिल? अगले ही पल जब ऑक्शन टेबल की लाइट बीम गायब हुई, एक ड्रैगन आई साइज का एक्सक्विजिट मेडिसिनल पिल सबके सामने आ गया। 4th ग्रेड इंसेंट लेवल मेडिसिनल पिल? शाओयान ने जैसे ही इस पिल को देखा, उसका बॉडी एक्साइटमेंट से हिल गया। एम्परर को फर्स्ट, सेकंड और थर्ड रैंक में डिवाइड किया जाता है और थर्ड रैंक के बाद इंसेंट रैंक आता है, जिसमें 4th, 5th और 6th रैंक होते हैं। अभी शाओयान थर्ड रैंक एम्परर रैंक पर था। अगर उसे एम्परर रैंक से ब्रेक करके इंसेंट रैंक परफॉर्मिस्ट बनना है तो उसे अपनी सोल पावर को फेरीलैंड लेवल तक पहुंचाना होगा और स्पिरिचुअल पैरिस कंडेंस करना होगा, तभी वो ब्रेक थ्रू कर सकता है। ये सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन शाओयान के लिए अगर प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ना मिले तो ये शॉर्ट टाइम में इम्पॉसिबल है। इस एलिक्सिर का नाम स्यानलिंग पिल है। ये इंसेंट लेवल के 4th ग्रेड अर्थ पिल के पीक पर है। इसकी इफेक्टिवनेस मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। लीजी की आंखें धीरे से चारों तरफ घूम गईं। ये तो फेरी पिल है। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज़ है। जैसे ही लोगों ने इस मेडिसिनल पिल का नाम सुना, तुरंत काफ़ी हलचल मच गई। स्यानलिंग पिल का रैंक भले ही इंसेंट 4th ग्रेड पीक पर हो, लेकिन इसका इफेक्ट काफ़ी शॉकिंग है। ये बहुत जल्दी डू इमॉर्टल्स की 80% पावर रिस्टोर कर सकता है। हालांकि इसका एक ड्रॉबैक भी है। 1 महीने में सिर्फ एक ही पिल ली जा सकती है, मतलब एक बैटल में सिर्फ एक बार यूज कर सकते हो, लेकिन फिर भी इसकी अट्रैक्शन बिल्कुल कम नहीं होती। से मेई ने गहरी सांस ली, फिर कहा, ऑब्वियसली उसे भी फेरी स्पिरिट पिल काफी पसंद थी। वाकई ये अच्छी चीज है। शाओयान ने यह सुनकर धीरे से मुस्कुरा दिया। ऑब्वियसली ये चीज उसकी करंट सिचुएशन के लिए परफेक्ट थी। उसका सबसे बड़ा किलर मूव अभी होली फ्लेम्स का फ्यूजन था, लेकिन इस टेक्निक को यूज करने के बाद वो अपने अपोनेंट को तो मार सकता था, लेकिन उसकी लगभग सारी विंडिक्टिव एनर्जी खत्म हो जाती थी। अगर क्रिटिकल मोमेंट पर 80% विंडिक्टिव एनर्जी रिस्टोर हो जाए तो ये विक्ट्री और डिफीट के बीच का डिसाइडिंग फैक्टर बन सकता है। ज्यादा बात नहीं, मिस लीजी, प्राइस अनाउंस कीजिए। छोटी सी हलचल के बाद काउंटलेस प्राइवेट रूम से आवाजें आने लगीं। ऑब्वियसली सब लोग इस चीज को पाना चाहते थे। विंडिक्टिव एनर्जी रिस्टोर करने वाली मेडिसिनल पिल्स हमेशा से रेयर रही हैं। फेरी स्पिरिट पिल्स की हाई प्राइस की वजह से इस बार टोटल 5 पिल्स ऑक्शन होंगी और उन्हें 5 अलग अलग ऑक्शंस में बेचा जाएगा। ऑक्शन का स्टार्टिंग प्राइस 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स है। हर नेक्स्ट बिड कम से कम 1 मिलियन गोल्ड कॉइन से बढ़नी चाहिए। सब लोग शुरू करिए। जैसे ही लीजी की बात खत्म हुई, एक पल के लिए पूरा ऑक्शन हॉल शांत हो गया। उसके बाद तुरंत हर तरफ से प्राइस बढ़ाने की आवाजें गूंजने लगी। क्लियरली लीजी को पूरे ऑक्शन की एक्साइटमेंट को कंट्रोल और इग्नाइट करना अच्छी तरह से आता था। 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स? जैसे ही ली चिन में अपनी बात खत्म की, पूरा ऑक्शन एक रेयर साइलेंस में चला गया। ऑब्वियसली ये 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स उन सब के लिए बहुत बड़ा अमाउंट था, और ये तो सिर्फ रिजर्व प्राइस था। कौन जाने बिडिंग कितनी हाई तक चली जाए। फादर, ये चीज़ हमें ज़रूर लेनी चाहिए। अगर इमॉर्टल स्पिरिट पिल मिल जाए, चाहे मैं इसे यूज़ ना कर पाऊँ, लेकिन हमारी यू फैमिली जो अगला काम करने वाली है उसके लिए कॉन्फिडेंस ज़रूर बढ़ जाएगा, यूई ने कहा।
प्राइवेट रूम्स सब नंबर थे। किंग फैमिली का प्राइवेट रूम नंबर 3 था, जबकि यू फैमिली का नंबर 2 और नंबर 1 प्राइवेट रूम में एक ब्लैक रोब पहने हुए आदमी था जो काफ़ी मिस्टीरियस लग रहा था। यू फैमिली के नंबर 2 प्राइवेट रूम में सिर्फ 3 लोग थे, यूगान, यूई और शूटोंग, जो यू फैमिली का हेड था। इस पहली पिल के लिए हम कंपीट नहीं करेंगे, वरना प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वैसे भी टोटल 5 पिल्स हैं, इसलिए टेंशन की बात नहीं। युगान ने बढ़ते हुए प्राइस को देखकर धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। उनका असली टारगेट तो इस ऑक्शन का फिनाले था। हालांकि ये एलिक्सर काफ़ी इफेक्टिव थी, लेकिन क्लियरली ये उनका मेन गोल नहीं था। फादर, इस ऑक्शन का फिनाले एग्जैक्टली क्या है? यूई ने प्राइवेट रूम्स की तरफ देखा और कुछ वेग और ऑब्सक्योर ऑराज महसूस किए जो उससे थोड़ा प्रेशर दे रहे थे। फिर भी उसने अपना सवाल पूछ लिया। इस ऑक्शन के आइटम्स की इन्फॉर्मेशन पर काफ़ी स्ट्रिक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी है। मुझे भी ज़्यादा डिटेल्स नहीं पता, लेकिन एक बात ज़रूर पता है कि फिनाले का रिलेशन शायद लेजेंडरी होली फ्लेम से हो सकता है। युगान की आंखें थोड़ी सी नैरो हो गईं। जैसे ही उसने होली फ्लेम का नाम लिया, उसकी आंखों में एक फायरी एक्साइटमेंट चमक उठी। उसकी स्ट्रेंथ ऑलरेडी 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के अर्ली स्टेज तक पहुंच चुकी थी। हालांकि एक डार्क इंजरी की वजह से वो प्रैक्टिकली 2 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के लेवल पर ही फाइट कर सकता था, लेकिन उसके बॉडी में फाइटिंग स्पिरिट की स्ट्रेंथ अभी भी रियल 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के बराबर थी। और होली फ्लेम हेवन और अर्थ के बीच सबसे पावरफुल फ्लेम माना जाता है। अगर उनकी यू फैमिली को उनमें से एक मिल जाए तो सिर्फ गोस्ट किंग सिटी ही नहीं, बल्कि पूरे ईस्ट कॉन्टिनेंट में भी उनकी यू फैमिली का नाम हो सकता है। होली फ्लेम, क्या ये पॉसिबल है? ये सुनकर यूई की आईब्रोज तुरंत सिकुड़ गईं। ऑब्वियसली होली फ्लेम की रेपुटेशन उसने पहले ही सुन रखी थी। फिक्र मत करो, पहले इस एलिक्सर की ऑक्शन देखते हैं, लेकिन अगर बात होली फ्लेम की हुई तो हमें उसे हर हाल में लेना होगा। अगले ही पल दोनों चुप हो गए और ऑक्शन टेबल पर स्काई रॉकेटिंग प्राइस वाली पिल को क्वाइटली देखने लगे। कई प्राइवेट रूम्स में एक पल के लिए साइलेंस था, लेकिन अगले ही मोमेंट सब रेस्टलेस हो गए। ऑब्वियसली थोड़ा सोचने के बाद भी लोग इमॉर्टल स्पिरिट पिल के लिए कंपीट करने को रेडी हो गए। आखिर गोस्ट किंग सिटी में यू फैमिली के पेट्रियार्क यूगान को छोड़कर बाकी सब लोग 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल के नीचे ही थे, और उनके लिए इमॉर्टल स्पिरिट पिल एक लाइफ सेविंग स्ट्रॉ जैसी थी। मैं 13 मिलियन बिट करता हूँ। प्राइवेट रूम नंबर 47 से एक बोल्ड आवाज़ आई। मैं 15 मिलियन। प्राइवेट रूम नंबर 50 से एक शार्प फीमेल वॉइस सुनाई दी। मैं 16 मिलियन। मैं 17 मिलियन। कुछ ही मिनट्स में पहली इमॉर्टल स्पिरिट पिल नंबर 50 प्राइवेट रूम की वुमन ने 19 मिलियन गोल्ड कॉइन्स की हाई प्राइस पर जीत ली। नंबर 50 प्राइवेट रूम वाली वुमन काफ़ी रिच लगती है। पहली फेरी पिल 19 मिलियन गोल्ड कॉइन्स में ली गई। प्रॉफिट हुआ या लॉस ये कहना मुश्किल है। नंबर 3 प्राइवेट रूम में शाओयान ने भी ये सीन देखकर हल्का सा मुस्कुराया। ये पहली इमॉर्टल स्पिरिट पिल क्लियरली कुछ स्मॉल फोर्सेस का टारगेट था। आखिर यू, किंग और ले फैमिलीज ने अभी तक बिडिंग स्टार्ट नहीं की थी। जब ये 3 पावरफुल फैमिलीज कंपीट करना शुरू करेंगी तो छोटी फोर्सेस के लिए कुछ नहीं बचेगा। पहली इमॉर्टल स्पिरिट पिल 19 मिलियन गोल्ड कॉइन्स में नंबर 50 प्राइवेट रूम के ओनर ने ले ली है। ली चिन की ब्यूटीफुल वॉइस पूरे ऑक्शन हॉल में गूंज उठी। उसने अपना येडो हैंड उठाया और सिल्वर हैमर से ऑक्शन टेबल पर नॉक किया। इसके साथ ही फर्स्ट राउंड ऑफिशियली एंड हो गया। अब सेकंड शुरू करते हैं। 5 फेरी पिल्स के ऑक्शन के बाद नेक्स्ट ऑक्शन आइटम लॉन्च किया जाएगा। सेकंड इमॉर्टल स्पिरिट पिल भी 10 मिलियन रिजर्व प्राइस से स्टार्ट होगी। सब लोग शुरू करें। 14 मिलियन, 15 मिलियन, 16 मिलियन। कुछ ही समय में 3 डिफरेंट प्राइवेट रूम्स के पावर हाउसेज एक साथ बिडिंग करने लगे। 16 मिलियन के ऊपर कोई बिड? ली चिन ने 3 बिडर्स को देखकर पूछा। ऑक्शन हॉल में लोग कम हो गए थे क्योंकि बहुत से लोग फिनाले के लिए वेट कर रहे थे। वैसे भी अभी 3 और पिल्स बची हुई थीं। 17 मिलियन। ऑडियंस के थोड़ा साइलेंट होते ही शाओयान ने अचानक धीरे से बोला। 16 मिलियन बिड करने वाला पावर हाउस प्राइवेट रूम में थोड़ा फ्राउन करने लगा, लेकिन जब उसने देखा कि बिड नंबर 3 प्राइवेट रूम से आई है तो उसने चुप रहना ही ठीक समझा। आखिर नंबर 3 प्राइवेट रूम किंग फैमिली का था। गोस्ट किंग सिटी में उसकी छोटी फोर्स किंग फैमिली से कंपीट नहीं कर सकती थी। ब्रदर शाओयान को भी इमॉर्टल स्पिरिट पिल में इंटरेस्ट है? शाओयान को बिट करते देखकर किंग वन ने मुस्कुराकर पूछा। विंडिक्टिव एनर्जी रिस्टोर करने वाली पिल्स मुझे अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, इसलिए शाओयान ने धीरे से मुस्कुराकर कहा और ज़्यादा हाइड नहीं किया। 17 मिलियन के ऊपर कोई बिड? ली चिन प्रोफेशनल स्माइल के साथ चारों तरफ देख रही थी। 18 मिलियन। नंबर 2 प्राइवेट रूम में यूई के लिप्स पर थोड़ी प्लेफुल स्माइल आई और उसने बिड लगाई। 19 मिलियन। शाओयान ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। अगर किंग फैमिली इतनी जेनरस है तो ये मेडिकल पिल आपको ही दे देते हैं, यूई ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। 19 मिलियन के ऊपर कोई बिड? ली चिन ने धीरे से पूछा।
डिंग डोंग, सिल्वर हैमर ने ऑक्शन टेबल पर नॉक किया और इसका मतलब था कि सेकेंड फेरी पिल शाओ यान ने 19 मिलियन गोल्ड कॉइन्स में जीत ली। इसके बाद थर्ड पिल यू फैमिली ने 20 मिलियन गोल्ड कॉइन्स में ले ली। ऑब्वियसली वो शाओ यान को चिढ़ाना चाहते थे और शाओ यान ने भी पहले उन्हें जवाब दिया था। फोर्थ पिल रे फैमिली और सबसे मिस्टीरियस प्राइवेट रूम के कंपटीशन में 17 मिलियन गोल्ड कॉइन्स में बिक गई। नंबर 1 प्राइवेट रूम वाला आदमी कौन है? शाओ यान ने अपनी सोल पावर से नंबर 1 प्राइवेट रूम को चेक करने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। ऑब्वियसली ये ऑक्शन सिस्टम ऐसा था कि लोग एक दूसरे को देख सकते थे, लेकिन सोल पावर और फाइटिंग स्पिरिट ट्रांसमिशन ब्लॉक थी ताकि ऑक्शनियर्स की सेफ्टी बनी रहे। 5 सेलेस्टियल एलिक्सर्स सक्सेसफुली ऑक्शन हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट कुछ इंटरेस्टिंग आइटम्स आएंगे। ये सेकंड ऑक्शन आइटम क्या होगा? लीच इन की बात सुनते ही प्रेजेंट हंड्रेड्स प्राइवेट रूम्स के सब लोग ऑक्शन टेबल पर खड़ी लीच इन को ध्यान से देखने लगे। बैटल थ्रू द हेवेंस द फ्लेम एम्परर एपिसोड 1155 सील डू टेक्निक डिवावरिंग ब्लड मॉन्यूमेंट। अब अगला ऑक्शन आइटम इस ऑक्शन आज सेकंड आइटम है। कुछ देर बाद जब पूरा ऑक्शन हॉल अजीब सी खामोशी में था, लीचिन धीरे से मुस्कुराई और अपना हाथ ऑक्शन टेबल पर हल्की सी थपथपाने लगी। कचाक कचाक जैसे ही लीचिन की पाम ऑक्शन टेबल पर लगी, एक लाउड मैकेनिकल आवाज़ सुनाई दी। फिर ऑक्शन टेबल का थोड़ा उठा हुआ बॉटम धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। क्या चमकदार हेडलाइट है! जैसे ही मैकेनिज्म रुका, उठे हुए ऑक्शन स्टैंड पर एक आइटम नजर आया जो ब्राइट रेड लाइट में कंप्लीटली रैप्ड था। ये रेड लाइट इतनी डैजलिंग थी कि कुछ पावरफुल एक्सपर्ट्स भी ये नहीं देख पा रहे थे कि अंदर क्या चीज़ है। इस वक्त ऑक्शन टेबल पर फैली हुई रेड लाइट ने पूरे ऑक्शन हॉल के सभी पावर हाउसेस का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया। कितनी पावरफुल रेड लाइट है! मेरी सोल पावर भी इसे पेनिट्रेट नहीं कर पा रही। शाओ यान में ये देखकर अपनी सोल पावर से इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की, लेकिन उसकी सोल पावर अंदर तक नहीं जा पाई। ऑब्वियसली सिटी लॉर्ड्स मैंशन के एक्सपर्ट्स ने पहले ही इस सिचुएशन के बारे में सोचकर यहाँ एक पावरफुल सोल बैरियर लगा दिया था। सब लोग ध्यान से देखें, यह है सेकंड ऑक्शन आइटम। अगले ही पल डेथ विंड जो अब तक पीछे खड़ा था धीरे से आगे बढ़ा। उसके हाथों से सिल्वर फाइटिंग इमॉर्टल पावर निकली और उसने तुरंत रेड लाइट को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उसकी सिल्वर पावर अब भी उस स्क्रोल जैसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रही थी। ये क्या है? लगता है कोई स्क्रोल है। स्क्रोल बस रेड लाइट देखकर ही लग रहा है कि इसकी वैल्यू काफ़ी हाई होगी। प्राइवेट रूम्स के कई एक्सपर्ट्स ने रेड लाइट के हटने के बाद देखा कि ऑक्शन टेबल पर एक रेड स्क्रोल क्वाइटली पड़ा हुआ है जिसे डेथ विंड की पावर प्रोटेक्ट कर रही है। सब धीरे धीरे बात करने लगे। ऑक्शन टेबल पर जो चीज़ है उसमें काफ़ी ब्लड ऑरा है। नंबर 3 प्राइवेट रूम में चिंगर का छोटा सा चेहरा थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया, जैसे उसने कुछ अनयूजुअल फील किया हो। ब्लड? चिंगर की बात सुनकर शाओ यान थोड़ा सरप्राइज हो गया, क्योंकि डेथ विंड की प्रोटेक्शन की वजह से शाओ यान कोई ऑरा फील नहीं कर पा रहा था। जबकि चिंगर की स्ट्रेंथ सिर्फ 2D पीक तक ही थी, फिर भी उसने कुछ अनयूजुअल फील कर लिया था। इस बात ने शाओ यान को चिंगर को नए नज़रिए से देखने पर मजबूर कर दिया। सिटी लॉर्ड डेथविंड, सस्पेंस मत बनाइए, ये चीज़ एग्जैक्टली क्या है? कुछ देर बाद प्राइवेट रूम्स में से कुछ लोग इम्पेशेंट होकर पूछने लगे। सब लोग शांत रहिए, ये सेकंड ऑक्शन आइटम एक फाइटिंग स्किल स्क्रोल है। डेथविंड हंसकर बोला और लीचिन के साथ खड़ा हो गया। सिटी लॉर्ड बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक स्क्रोल है, लेकिन ऑर्डिनरी स्क्रोल नहीं, क्योंकि ये एक सील डू टेक्निक स्क्रोल है। लीचिन की सॉफ्ट आवाज़ धीरे से गूंजी, लेकिन उसकी बात बिजली की तरह हंड्रेड्स एक्सपर्ट्स के कानों में गिर गई। सील फाइटिंग स्किल? सिटी लॉर्ड्स मैंशन के ट्रेजर्स वाकई अमेजिंग हैं। ऐसी रेयर सीलिंग फाइटिंग स्किल भी ऑक्शन में आ गई। अगर मुझे ये मिल जाए तो शायद मैं घोस्ट किंग सिटी की 3 बड़ी फैमिली से टक्कर ले सकता हूँ। छोड़ो भी, तुम्हारी छोटी फोर्स उन 3 बड़ी फैमिली से टक्कर नहीं ले सकती। प्राइवेट रूम्स में धीमी धीमी डिस्कशंस चलने लगीं। सील फाइटिंग स्किल? डेथविंड के पास वाकई काफ़ी गुड ट्रेजर्स हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ये सब इसलिए कर रहा है ताकि घोस्ट किंग सिटी की यंगर जनरेशन ईस्ट कॉन्टिनेंट में अपनी जगह बना सके। वरना अगर पावरफुल जीनियसेस कल्टिवेट नहीं हुए तो डेथविंड कभी भी घोस्ट किंग सिटी से बाहर नहीं निकल पाएगा। नंबर 1 प्राइवेट रूम में मिस्टीरियस ब्लैक रोब्ड मैन ने अपने दिल में धीरे से कहा, लेकिन जब उसने नंबर 3 प्राइवेट रूम में शाओ यान को देखा तो वो एकदम अलर्ट हो गया, जैसे उसने कुछ फील किया हो। थर्ड प्राइवेट रूम का ये लड़का भी फार्मासिस्ट है, लेकिन इसकी सोल पावर थोड़ी स्कैरी लग रही है। नंबर 1 प्राइवेट रूम का मिस्टीरियस मैन शाओ यान की तरफ देखकर हल्की सी हंसी हंसा। ये तो सील फाइटिंग स्किल है फादर। नंबर 2 प्राइवेट रूम में यूई की आवाज़ एक्साइटमेंट से भरी हुई थी। ऑब्वियसली वो सील फाइटिंग स्किल की वैल्यू जानता था। सील डू टेक्निक की वैल्यू लिमिटलेस होती है, लेकिन टेंशन मत लो, इतनी प्रेशियस चीज़ की ऑक्शन प्राइस भी बहुत हाई होगी। अगर हमें अभी ना मिले तो कोई बात नहीं, चाहिए किसी के हाथ भी लगे, वो हमारे यू फैमिली के डेविल क्लॉज से बच नहीं पाएगा। सील फाइटिंग स्किल? नंबर 3 प्राइवेट रूम में शाओ यान भी हल्की सी फसफुसाहट करते हुए बोला, क्योंकि ली चिन की बात के बाद पूरे हॉल में काफ़ी कमोशन हो गया था। ब्रदर शाओ यान को शायद इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं। फाइटिंग स्किल्स की कैटेगरीज काफ़ी होती हैं, मोस्टली अटैक और डिफेंस होती हैं। इसके अलावा कुछ स्पेस टेलीपोर्टेशन स्क्रोल्स भी होते हैं जो एस्केप के काम आते हैं, और कुछ वन टाइम फाइटिंग स्किल स्क्रोल्स भी होते हैं जो स्किल्स को रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन ये सब सीलिंग फाइटिंग स्किल के सामने कुछ भी नहीं। चिंगर मुस्कुराकर समझाने लगा। ऐसा क्यों?
बहुत सिंपल है। सील फाइटिंग स्किल्स की वैल्यू और पोटेंशियल इन्फिनाइट होती है। इनका कोई फिक्स्ड लेवल नहीं होता। ये यूजर की स्ट्रेंथ के हिसाब से पावरफुल हो जाती हैं। जितना स्ट्रांग यूजर उतनी पावरफुल स्किल। चिंगर मुस्कुराकर बोला। सब लोग ध्यान दें, ये सील फाइटिंग स्किल का नाम स्पिरिट डिवाउरिंग ब्लड टैबलेट है। सिटी लॉर्ड के इंस्पेक्शन के मुताबिक ये एक ऐसे पावर हाउस ने क्रिएट की थी जो अपनी लाइफ टाइम में 3 स्टार फाइटिंग इमॉर्टल लेवल तक पहुंच गया था। और सिटी लॉर्ड ने खुद एक एक्सपेरिमेंट भी किया है। ये फाइटिंग स्किल स्क्रोल काफी अच्छी कंडीशन में प्रिजर्व्ड है। सब लोग आराम से ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैं आपसे छुपाना नहीं चाहती, सिटी लॉर्ड ने मुझे बताया था कि ये सील फाइटिंग स्किल एक ऐसे ओपोनेंट को सील कर सकती है जो यूजर से 2 स्मॉल लेवल्स तक स्ट्रॉन्गर हो। हाँ, अगर कोई अबनॉर्मल जीनियस हो तो अलग बात है, लेकिन अदरवाइज ये स्किल आपको ऑलमोस्ट इनविंसिबल बना सकती है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, सील फाइटिंग स्किल की पोटेंशियल इन्फिनाइट होती है। ली चिन ने काफी कुछ एक्सप्लेन किया, लेकिन उसकी हर बात प्राइवेट रूम्स के एक्सपर्ट्स के कानों में एक बड़ा स्टॉर्म क्रिएट कर रही थी। मिस ली चिन, ज्यादा एक्सप्लेनेशन मत दीजिए, ऑक्शन शुरू कीजिए। अगले ही पल कुछ प्राइवेट रूम से एक्साइटेड आवाजें आईं। सील फाइटिंग स्किल्स की रैरिटी और वैल्यू को देखते हुए सिर्फ गोल्ड कॉइन से इसकी प्राइस मेजर नहीं की जा सकती। इसलिए सोल डिवाउरिंग ब्लड टैबलेट की ऑक्शन बार्टर सिस्टम पर होगी। आपको बस अपने पास जो वैल्यूएबल आइटम्स हैं उन्हें ऑफर करना है। हमारा सिटी लॉर्ड्स मैंशन उनमें से सबसे सैटिस्फैक्ट्री ऑफर को चूज करेगा। तो सब लोग शुरू करिए। ली चिन के लिप्स पर एक प्लेफुल स्माइल आ गई और उसकी एलिगेंट आवाज पूरे ऑक्शन हॉल में गूंज उठी। बैटल थ्रू द हेवेंस गॉड, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1156। चीजों के बदले चीजें एक्सचेंज करना। याओ यान ये सुनकर थोड़ा सा भौएं सिकोड़ लीं। अभी अभी एलिक्सर ऑक्शन से मिले 20 मिलियन गोल्ड कॉइन्स एक फेरी एलिक्सर खरीदने में खर्च हो चुके थे, लेकिन याओ यान के पास अभी भी काफी एलिक्सर्स थे। फिर भी चीज के बदले चीज एक्सचेंज करना उसके लिए थोड़ा दर्दनाक था। आखिर उसके पास जो ट्रेजर्स थे वो काफी रेयर थे। ज्यादा से ज्यादा उसके पास इमॉर्टल रैंक का 4th रैंक प्रोटोटाइप पिल था, लेकिन ये याओ यान का फाइनल बिडिंग के लिए बार्गेनिंग चिप था। ऑब्वियसली वो इस सील फाइटिंग स्किल के लिए इसे निकालने वाला नहीं था। कितनी बदकिस्मती है। अगर मुझे ये सील फाइटिंग स्किल मिल जाए तो मैं अपनी होली फ्लेम की पावर और थोड़ा फाइटिंग स्पिरिट यूज करके इसे चला सकता हूँ। शायद ये मुझे लंबी बैटल सपोर्ट ना करे, लेकिन सेम स्टार के अपोनेंट्स के बीच में ऑलमोस्ट इनविंसिबल हो जाऊंगा। याओ यान का चेहरा बदलता रहा जब वो हिसाब लगा रहा था। हे ब्रदर याओ यान, टेंशन मत लो, ये सील फाइटिंग स्किल बहुत वैल्यूएबल है। मुझे लगता है कुछ रिच और पावरफुल लोग जरूर इस पर ध्यान देंगे, तो हम बस देखते हैं क्या होता है। किंग वेन मुस्कुरा कर बोला। याओ यान सीधा चेयर पर बैठ गया, लेकिन उसकी नज़र ऑक्शन टेबल पर ही थी। उसे देखना था कि आखिर ये सील फाइटिंग स्किल किसके हाथ लगती है। लेकिन याओ यान थोड़ा हैरान भी हुआ। किंग फैमिली के पेट्रियार्क, ले फैमिली और यू फैमिली ने कोई बिड नहीं लगाया। हालांकि ये सील फाइटिंग स्किल प्रेशियस थी, लेकिन उन्होंने ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने का कोई इरादा नहीं दिखाया। किंग मिंग भी चुपचाप चेयर पर बैठा था। इससे याओ यान को फिनाले के लिए और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गईं। आखिर जो चीज 2 स्टार डोसियन परफेक्शनिस्ट्स का ध्यान खींच सके वो आम चीज तो हो नहीं सकती। 6 पिल्स ऑफ एम्परर 3rd ग्रेड हेवन रैंक पीक। अगले ही पल प्राइवेट रूम नंबर 10 से एक हैंडसम आदमी ने सीधा बिड लगा दिया। उसकी आवाज में अर्जेंसी थी। ये आदमी गोस्ट किंग सिटी के हैमर मर्सनरी ग्रुप का यंग लीडर था। हैमर मर्सनरी ग्रुप की ओवरऑल स्ट्रेंथ ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। उनका लीडर सिर्फ अर्ली स्टेज 2 स्टार डोसियन था, इसलिए वो गोस्ट किंग सिटी के 3 मास्टर्स के बराबर नहीं थे। फिर भी जब इस आदमी ने बिड लगाई तो हॉल में हल्की सी हलचल मच गई। 6 एम्परर 3rd रैंक हेवन रैंक पीक पिल्स, ये तो इमॉर्टल रैंक के नीचे का टॉप लेवल है। ये हैमर मर्सनरी ग्रुप सच में काफी रिच है। लेकिन इतनी बड़ी बिड के बाद भी शायद ये सील फाइटिंग स्किल की असली वैल्यू तक नहीं पहुंच रही। कई प्राइवेट रूम से धीमी आवाजें आईं। लोग बस तमाशा देखने की प्लानिंग कर रहे थे। सबको पता था कि एल्केमिस्ट्स के रैंक्स एम्परर 1st, 2nd और 3rd ग्रेड में डिवाइडेड होते हैं और हर रैंक के अंदर हेवन, अर्थ और प्रोफाउंड लेवल्स होते हैं। एक लो लेवल होली रैंक कल्टीवेशन टेक्निक। प्राइवेट रूम नंबर 15 से एक व्हाइट हेड ओल्ड मैन ने धीरे से बिड लगाई। हे छोटी लड़की, मैंने अभी बात खत्म नहीं की। ये कल्टीवेशन टेक्निक सिर्फ लो लेवल सेंट लगती है, लेकिन इसमें काफी स्पेशल चीज है। प्राइवेट रूम नंबर 15 का ओल्ड मैन मुस्कुराकर बोला। ओ, इस टेक्निक में क्या खास बात है? डेड विंड ने इंटरेस्ट के साथ पूछा। इस टेक्निक का नाम है आइस पैलेस। आइस एट्रीब्यूट वाले प्रैक्टिशनर्स इस टेक्निक की मदद से सीलिंग फाइटिंग टेक्निक जैसा इफेक्ट पैदा कर सकते हैं। आइस पैलेस को कल्टीवेट करके कंडेंस करने से सेम एट्रीब्यूट वाले पावर हाउसेस पर स्ट्रॉन्ग सप्रेशन हो सकता है। हालांकि ये सप्रेशन पूरा सील जैसा इफेक्ट नहीं देता, लेकिन ये उनकी पावर का आधा हिस्सा दबा सकता है। चाहे सील का स्कोप सिर्फ एक छोटे लेवल तक ही क्यों ना हो, फिर भी इसकी पावर पर शक नहीं किया जा सकता। यही इस कल्टीवेशन टेक्निक की खासियत है। इस कल्टीवेशन टेक्निक में इतना मिरेक्युलस इफेक्ट है। डेड विंड थोड़ा हैरान हो गया।
होली लेवल तक पहुंचने के बाद कल्टीवेशन टेक्निक्स और फाइटिंग स्किल्स में कई अजीब और स्पेशल एबिलिटीज पैदा हो जाती हैं, और ये आइस पैलेस टेक्निक भी उनमें से एक थी। मेरे पास एक फर्स्ट ऑर्डर इमॉर्टल सोर्ड है, प्राइवेट रूम नंबर 19 का एक यंग मैन दांत भींच कर बोला। उसे पता था कि चांसेस कम है, लेकिन फिर भी उसने बिड लगाई। इमॉर्टल सोर्ड्स डाउ डी पीरियड में याओ यान को बिल्कुल अनरीचेबल लगते थे, लेकिन डाउ सियान लेवल पर पहुंचने के बाद उसे पता चला कि इमॉर्टल सोर्ड्स सिर्फ 108 टाइप्स तक ही लिमिटेड नहीं हैं। वो 108 सोर्ड सिर्फ ज़ियोन सैंथियन के लिए हैं। ग्रेट 1000 वर्ल्ड में इमॉर्टल सोर्ड्स को फर्स्ट से 9th रैंक तक डिवाइड किया गया है। हर रैंक एक लेवल के पावर हाउस के लिए सूटेबल होता है। जैसे फर्स्ट रैंक इमॉर्टल सोर्ड 1 स्टार डाउ सियान के लिए बेस्ट होती है। मैं 4 एम्परर लेवल 3rd ग्रेड अर्थ लेवल मेडिसिनल पिल्स देता हूँ। कुछ और आवाज़ें धीरे धीरे सुनाई दी, लेकिन उनकी बिड्स पहले 2 लोगों जितनी हाई नहीं थी। सब लोग इम्पेशेंट मत हो, थोड़ी डिस्कशन के बाद हम नेचुरली डिसाइड करेंगे कि ये सील फाइटिंग स्किल किसको मिलेगी, ली चिन मुस्कुरा कर बोली। अगला ही पल वो और डेड विंड ऑक्शन स्टेज से गायब हो गए। थोड़ी देर बाद दोनों वापस आ गए। उनके एक्सप्रेशन से लग रहा था कि रिजल्ट डिसाइड हो चुका है। सभी लोगों, डिस्कशन के बाद हमने डिसाइड किया है कि ये सील फाइटिंग स्किल प्राइवेट रूम नंबर 10 के गेस्ट को मिलेगी, डेड विंड हंसकर बोला। ऑब्वियसली उन्होंने वेइंग करने के बाद मेडिसिनल पिल्स को चूज किया। आइस एट्रीब्यूट कल्टीवेशन टेक्निक हालांकि स्पेशल थी, लेकिन उसे सिर्फ आइस एट्रीब्यूट वाले ही प्रैक्टिस कर सकते थे, जो उसकी यूजफुलनेस को लिमिट करता था। प्राइवेट रूम नंबर 10, याओ यान ने सोचकर उस तरफ देखा। रूम नंबर 10 वाला आदमी हैमर मर्सनरी ग्रुप का यंग लीडर है। उसकी स्ट्रेंथ 1 स्टार डाउ सियान के मिडिल स्टेज में है और उसका टैलेंट आउटस्टैंडिंग है। कहते हैं उसका टैलेंट उसके फादर से भी ज्यादा है, किंग मिंग मुस्कुराकर बोला। हैमर मर्सनरी ग्रुप की स्ट्रेंथ क्या है? याओ यान में पूछा। उनका लीडर अर्ली स्टेज 2 स्टार डाउ सियान है और ग्रुप में 3 पावर हाउसेज लेट स्टेज 1 स्टार डाउ सियान के हैं। तुम्हारे लिए बाकी लोग कोई खतरा नहीं, किंग मिंग मुस्कुराकर बोला। फैमिली हेड होने के नाते किंग मिंग की नज़र काफ़ी तेज थी। उसने याओ यान के थॉट्स तुरंत समझ लिए, लेकिन उसने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उसे पता था कि टैलेंट के साथ पर्सनैलिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है, और उसे याओ यान का कैरेक्टर भी काफ़ी पसंद आया। आखिर अगर किसी के पास स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ हो लेकिन रूथलेस टेम्परामेंट ना हो तो बड़ा काम करना मुश्किल होता है। अगर मौका मिला तो मैं ज़रूर इस हैमर मर्सनरी ग्रुप से मिलूंगा, याओ यान हल्का सा मुस्कुराकर बोला। आखिर ये सील फाइटिंग स्किल उसकी स्ट्रेंथ को काफ़ी बढ़ा सकती थी, इसलिए अगर अर्ली स्टेज 2 स्टार डाउ सियान को ऑफेंड भी करना पड़े तो भी ये ट्राई करने लायक था। नेक्स्ट शायद कुछ रेयर आइटम्स आएंगे और फिनाले भी अब ज़्यादा दूर नहीं है, किंग मिंग मुस्कुराकर बोला। सिंस सेकेंड आइटम प्राइवेट रूम नंबर 10 के गेस्ट ने जीत लिया है, तो अब थर्ड ऑक्शन आइटम पेश किया जाएगा। ली चिन की खूबसूरत और मधुर आवाज़ सबके दिलों में गूंज उठी। बैटल थ्रू द हेवंस का गॉड द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1157, अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल। अगला ऑक्शन आइटम थोड़ा स्ट्रेंज है, क्योंकि ये असल में हमारे गोस्ट वर्ल्ड की चीज नहीं है, ली क्विन ऑक्शन टेबल पर खड़ी धीरे से बोली। स्ट्रेंज? प्राइवेट रूम्स में बैठे कई पावर हाउसेज ये सुनकर काफी कंफ्यूज हो गए। हालांकि यहाँ मौजूद हंड्रेड्स ऑफ प्राइवेट रूम्स में से ज्यादा लोग सिर्फ तमाशा देखने आए थे, लेकिन वो सब गोस्ट किंग सिटी के एक्सपीरियंस्ड और प्रोमिनेंट लोग थे। इतनी एक्सपीरियंस होने के बाद भी अगर कोई चीज उन्हें कंफ्यूज कर दे तो वो वाकई स्ट्रेंज ही होगी। इधर आओ, इसे ऊपर उठाओ। अगले ही पल ली क्विन की मीठी आवाज सुनाई दी। ऑक्शन बूथ के सेंटर में अचानक स्टेयर्स अपीयर हो गए और उन स्टेयर्स से 4 बर्ली मैन बाहर आए। ये चारों बर्ली मैन स्क्वायर फॉर्मेशन में खड़े थे और बीच में रखी चीज को टाइटली सराउंड किए हुए थे। हर आदमी उस स्क्वायर ऑक्शन आइटम का एक कॉर्नर अपने कंधे पर उठाए धीरे धीरे नीचे से ऊपर ला रहा था। ये मिस्टीरियस ऑक्शन आइटम कई डजन्स फीट बड़ा था, स्क्वायर शेप का था और उसकी सरफेस एक वाइट कैनवस से टाइटली कवर की हुई थी। वो बैंग बैंग बैंग, कुछ आवाजों के साथ चारों बर्ली मैन ने हल्का सा हाथ उठाकर उस ह्यूज चीज को जमीन पर रख दिया। हाँ, जैसे ही उन्होंने छोड़ा, तेज सांस लेने की आवाज आई। क्लियरली ये चीज इतनी हैवी थी कि इन 4 स्ट्रांग आदमियों के लिए भी मुश्किल हो गया था। तुम लोग नीचे जाओ, ली क्विन ने हल्का सा कहा। जी, बटलर ली। चारों बर्ली मैन ने जवाब दिया और वापस स्टेयर से नीचे उतर गए। जैसे ही वो गए, स्टेयर्स बंद होकर फिर से फ्लोर बन गए। ये आखिर है क्या? अभी जो चारों ने मिलकर उठाया था उस हिसाब से इसका वेट काफी ज्यादा होगा, लेकिन ऊपर से तो व्हाइट कैनवस से कवर है। प्राइवेट रूम्स में अलग अलग गैसेस की आवाजें धीरे धीरे सुनाई देने लगीं। हे लोग, मैं सस्पेंस ज्यादा देर तक नहीं रखूंगा, लेकिन ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स लेना जरूरी है। सिटी लॉर्ड डेथविंड आगे बढ़कर बोला। श्वाह श्वाह, अगले ही पल डेथविंड ने अपनी सारी पावर एक्टिवेट कर दी। डैजलिंग सिल्वर फाइटिंग इमॉर्टल पावर तुरंत पूरे अनमोन ऑक्शन आइटम को कवर कर गई। इस प्रोटेक्टिव लेयर के बाद इवन कोई 2 स्टार डोसियान पावर हाउस भी इसे कुछ वक्त तक टच नहीं कर सकता था।
सब लोग आज इस रेयर ट्रेजर को देखिए। प्रोटेक्टिव मेजर्स लेने के बाद डेथविंड की आंखों में डेंजरस फ्लक्चुएशंस चमक रहे थे। क्लियरली वो किसी भी गलत इंटेंशन वाले को वॉर्न कर रहा था। बोलने के बाद उसने अपनी उंगली हल्का सा हिलाई और ऑक्शन आइटम पर पड़ा व्हाइट कैनवस धीरे धीरे हटने लगा, जिससे उसकी असली अपीयरेंस सामने आ गई। ये जैसे ही आइटम दिखाई दिया, वहां बैठे कई पावर हाउसेस स्टन्ड होकर देखने लगे। क्लियरली लगभग किसी को भी ये चीज पहचान में नहीं आ रही थी। सबके सामने जो चीज थी वो डजन्स मीटर्स बड़ी थी। उसका आउटर पार्ट एक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग आयरन केज से प्रोटेक्टेड था और उस आयरन केज के अंदर एक माउंटेन जैसा रेड क्रिस्टल हिल खड़ा था। अपनी परसेप्शन से सबने महसूस किया कि इस रेड क्रिस्टल हिल के अंदर ब्लड रेड लिक्विड धीरे धीरे फ्लो कर रहा था। हर बार जब वो ब्लड रेड लिक्विड मूव करता, वहां मौजूद कई स्ट्रांग लोगों के दिल तेज धड़कने लगते। ये ब्लड क्रिस्टल? क्या ये चीज सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड में ही नहीं पैदा होती? कुछ ड्रैगन ब्लड वाले मॉन्स्टर से ये गोस्ट वर्ल्ड में कैसे आ गई? आयरन केज के अंदर जितना क्रिस्टल है, उस हिसाब से लगता है कि इस ब्लड क्रिस्टल लिक्विड में एक अडल्ट बीमन बीस्ट का सारा ब्लड है। अगले ही पल क्वाइट प्राइवेट रूम नंबर 1 में बैठा मिस्टीरियस ब्लैक रोब्ड मैन खुद को रोक नहीं पाया। वो सीधा खड़ा हो गया और ऑक्शन टेबल पर रखी चीज को शौक से देखने लगा। इस चीज में ड्रैगन क्लैन की स्मेल आ रही है। प्राइवेट रूम नंबर 2 में यू गान भी इंटरेस्ट से नीचे ब्लड क्रिस्टल को देखते हुए बोला, ड्रैगन? ये सुनकर फेदर ने मुश्किल से अपनी थूक निगल ली। ड्रैगन क्लैन सिर्फ ह्यूमन वर्ल्ड का पीक रेस ही नहीं, बल्कि पूरे ग्रेट 1000 वर्ल्ड में सबसे पावरफुल और टेरिफाइंग रेस माना जाता है। ये अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल है। हैरान मत हो, इस ब्लड क्रिस्टल के अंदर काफी पावरफुल ब्लड एसेंस है। अगर कोई इसे रिफाइन करके ब्लड एसेंस निकाल ले, तो सिर्फ वो ब्लड एसेंस ही उसके बॉडी को एक हायर लेवल तक स्ट्रांग बना सकता है। अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल? शायोयान के पास पहले से थोड़ा वेग गैस था, लेकिन ली क्विन की एक्सप्लेनेशन सुनकर वो भी हैरान रह गया। जब शायोयान के अंकल जिन लोंग वांग जाने वाले थे, तब शायोयान के लिए उन्होंने एक स्पेशल कल्टीवेशन टेक्निक छोड़ी थी जिसका नाम था ड्रैगन गॉड 9 ट्रांसफॉर्मेशंस। शायोयान हमेशा रिग्रेट करता था कि उसे इसे कल्टीवेट करने का कोई तरीका नहीं मिल रहा। जब वो श्वान संत्यान में था, तब शायोयान को ड्रैगन गॉड 9 ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। उससे पता चला कि ये टेक्निक एक्सट्रीमली पावरफुल है, लेकिन इसे कल्टीवेट करना भी बहुत मुश्किल है। लेकिन शायोयान ने जब केयरफुली चेक किया, तो उसे पता चला कि फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रिक्वायर्ड सारे मटीरियल्स उसके पास हैं। ड्रैगन ब्लड, या फिर सीधे बोलें तो ड्रैगन का ब्लड। ब्लड एसेंस किसी भी बॉडी का कंडेंस्ड एसेंस होता है और ड्रैगन रेस भी इस रूल से अलग नहीं है। और शायोयान ने यह भी डिस्कवर किया था कि फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो ब्लड एसेंस चाहिए वो काफ़ी स्पेसिफिक है। वो डाइल्यूटेड ड्रैगन ब्लड एसेंस चाहिए। है लड़के, इतना मत सोचो। तुम्हारी बॉडी का फिजिकल स्ट्रेंथ कम नहीं है, लेकिन ड्रैगन क्लैन के कंपैरिजन में अभी भी बहुत दूर है। और मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा। अगर तुम सच में ऑर्थोडॉक्स ड्रैगन क्लैन का ब्लड यूज करके ये ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन कल्टीवेट करने की कोशिश करोगे, तो तुम्हारी करंट स्ट्रेंथ के साथ तुम 1 सेकंड में डिस्ट्रॉय हो जाओगे। शायोयान के दिमाग में थॉट्स तेजी से चल रहे थे। तभी 100 लीटर मास्टर की आवाज उसके माइंड में गूंजी। सीनियर, आप क्या कह रहे हैं? शायोयान थोड़ा स्पीचलेस हो गया। ये 100 लीटर मास्टर हमेशा अनएक्सपेक्टेड बातें करता है। मैंने गलत क्या कहा? सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी अपने पीक पर होता तब भी ऑर्थोडॉक्स ड्रैगन क्लैन का ब्लड पीने की हिम्मत नहीं करता। गोल्डन ड्रैगन वांग की तो बात दूर है। 100 लीटर मास्टर ने थोड़ी फियर के साथ कहा, इसका सीक्रेट तुम्हें फ्यूचर में पता चलेगा, लेकिन अभी तुम्हें सिर्फ इतना जानना है कि इस ग्रेट 1000 वर्ल्ड में असली ड्रैगन क्लैन की कोई ब्रांच नहीं है। वो प्राउड और पावरफुल है। उनके पास सिर्फ एक ही मैसिव ड्रैगन क्लैन है, जो अर्थ ड्रैगन्स, फ्लाइंग ड्रैगन्स और तुम्हारे डाउ की कॉन्टिनेंट के एंशिएंट ड्रैगन्स हैं, वो सब सिर्फ मिक्स्ड ब्लड ड्रैगन्स हैं। रियल ड्रैगन क्लैन के कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं, क्योंकि ड्रैगन गॉड के 9 बेटे थे और हर एक अलग था। ये 9 बेटे ही ग्रेट 1000 वर्ल्ड्स के असली 9 ड्रैगन किंग्स हैं। 100 लीटर मास्टर की पावरफुल आवाज ने शायोयान को काफी शॉक दिया। मुझे नहीं पता ड्रैगन गॉड 9 ट्रांसफॉर्मेशंस किस लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक है, लेकिन ड्रैगन क्लैन का हमेशा प्रॉस्पेरस रहना क्लियरली किसी पावरफुल टेक्निक की वजह से ही है। और इस ड्रैगन क्रिस्टल में जो ब्लड एसेंस है वो रियल ड्रैगन ब्लड से काफी वीक है, लेकिन तुम्हारे फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबसे परफेक्ट चीज है। इसलिए चाहे कुछ भी हो, ये ड्रैगन क्रिस्टल हमें जरूर लेना होगा। आखिरी सेंटेंस के साथ 100 लीटर मास्टर की आवाज में क्लियर किलिंग इंटेंट महसूस हो रहा था। हे सब लोग, ये एक मॉन्स्टर से बना है जिसकी स्ट्रेंथ अपनी जिंदगी में 3 स्टार डू सियान तक पहुंच चुकी थी। हमें उसकी डेथ का एग्जैक्ट रीजन नहीं पता, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि ये ब्लड क्रिस्टल बहुत अच्छे से प्रिजर्व हुआ है। इसमें अर्थ ड्रैगन का ब्लड है और ये ऑक्शन आइटम ह्यूमन वर्ल्ड की फेमस अर्थ ड्रैगन से आया है। हालांकि अर्थ ड्रैगन के बॉडी में रियल ड्रैगन क्लैन का ब्लड 1/10 से भी कम होता है, लेकिन ह्यूमन वर्ल्ड में जो भी ड्रैगन रेस से रिलेटेड होता है उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है।
और जो ब्लड क्रिस्टल आप सबके सामने है वो अर्थ ड्रैगन के गिरने के बाद बचा हुआ सबसे प्रेशियस ब्लड एसेंस है। मुझे लगता है ड्रैगन ब्लड वाले ब्लड एसेंस की वैल्यू के बारे में मुझे ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है ना? डेड विंड ने धीरे से कहा। उसने डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया, लेकिन क्लियरली वो स्टार्टिंग ऑक्शन प्राइस अनाउंस करने का प्लान नहीं कर रहा था। अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल? प्राइवेट रूम्स में बैठे कई स्ट्रॉन्ग लोग आयन केज के अंदर क्रिस्टल के थ्रू धीरे धीरे फ्लो हो रहे ब्लड लाइक लिक्विड को देखते हुए धीरे से बोलने लगे। ड्रैगन क्लैन एंशिएंट टाइम से ही इस वर्ल्ड की पिनिकल रेस रही है, और ड्रैगन ब्लड तो और भी ज़्यादा रेयर होता है। कोई भी सीधा रियल ड्रैगन को मारकर उसका ब्लड नहीं पी सकता। अगर ऐसा किया तो एरोगेंट और प्राउड ड्रैगन क्लैन का रिवेंज ज़रूर मिलेगा, और ये भी पक्का नहीं कि कोई उनसे लड़ भी पाए। हालांकि अर्थ ड्रैगन का रियल ड्रैगन रेस से कंपैरिजन 1,08,000 माइल्स जैसा डिफरेंस है, फिर भी उन लोगों के लिए ये काफ़ी था। आखिर अर्थ ड्रैगन में रियल ड्रैगन क्लैन का 1/10 ब्लड होता है, और ये ब्लड क्रिस्टल उसके मरने के बाद बना है। इसकी वैल्यू ऑब्वियसली स्काई हाई लेवल की है, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि ड्रैगन ब्लड बॉडी फोर्जिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मटीरियल होता है। ग्रेट 1000 वर्ल्ड में कल्टीवेशन बहुत नॉइजी और कॉम्प्लेक्स है, लेकिन फिजिकल बॉडी कल्टीवेशन सबसे डिफिकल्ट है। इसे किसी मैजिकल मेडिसिन से डायरेक्टली इंप्रूव नहीं किया जा सकता। हर बार सिर्फ अपनी बॉडी के लिमिट तोड़कर ही नेक्स्ट लेवल तक जा सकते हो। ये एक्सट्रीम मेथड ही बॉडी फॉर्जिंग का असली रास्ता है, और जो लोग बॉडी फॉर्जिंग में सक्सेसफुल होते हैं वो नेचुरली बहुत पावरफुल होते हैं। और ये अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल बॉडी फॉर्जिंग के लिए परफेक्ट मटेरियल है, इसीलिए लोगों का एक्साइटेड होना नेचुरल था। क्या ये डेड विंड पागल हो गया है? इतनी प्रेशियस चीज को ऑक्शन पर कौन रखता है? डेड विंड की इंट्रोडक्शन के बाद कई प्राइवेट रूम्स में बैठे पावर हाउसेस कंफ्यूज हो गए। सब एक्सपीरियंस्ड लोग थे, इसीलिए उन्हें तुरंत समझ आ गया कि इस ट्रेजर की वैल्यू क्या है। अगर उनके पास ऐसी चीज होती तो वो इसे छुपाकर खुद यूज करते, ऑक्शन में नहीं रखते। हे सब लोग, ये ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल का मैटर काफी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। ये ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल मेरे एक दोस्त ने मुझे ऑक्शन के लिए दिया है। वो अभी घोस्ट किंग सिटी की तरफ आ रहा है, इसीलिए यहाँ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल का ऑक्शन गोल्ड कॉइन्स के फॉर्म में होगा। जैसे सोचा था, ये ओल्ड गाय की चीज नहीं है, वरना वो इतनी प्रेशियस चीज कभी बाहर नहीं निकालता। प्राइवेट रूम नंबर 3 में क्लीमिंग मुस्कुरा कर बोला। क्लीमिंग डेड विंड को बहुत अच्छी तरह जानता था। हालांकि डेड विंड एक अच्छा इंसान था, लेकिन घोस्ट किंग सिटी में हाफ स्टेप 3 स्टार डू सियान यू गान भी था। अगर ऐसा अर्थ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल उनके पास होता तो डेड विंड डेफिनेटली इसे खुद रख लेता। डेड सिटी लॉर्ड, अगर गोल्ड कॉइन से ऑक्शन करना है तो जल्दी स्टार्ट करो। कई पावर हाउसेस डेड विंड की बात सुनकर इम्पेशेंट हो गए। आखिर अगर इतनी प्रेशियस चीज सिर्फ गोल्ड कॉइन से मिल सकती है तो कौन ट्राई नहीं करेगा? हैं सब लोग, जल्दी मत करो। मेरा ये दोस्त थोड़ा स्पेशल है। इस बार उसने इतना प्रेशियस ट्रेजर गोल्ड कॉइन्स के बदले ऑक्शन के लिए दिया है, क्योंकि उसके कुछ पर्सनल रीजंस हैं। ये आदमी भी डेड विंड की घुमा फिरा कर बात सुनकर कई लोगों के चेहरे काले पड़ गए। मुझे लगता है आप सब जानते हैं कि हमारी घोस्ट किंग यिन हुंतियान के अंडर आती है, और ये यिन हुंतियान ली सोल टेरिटरी के अंदर भी सबसे पावरफुल रीजन्स में से एक है। हमारी घोस्ट किंग यिन हुंतियान के ईस्ट कॉन्टिनेंट के एक कॉर्नर में है। जल्दी ही दोंगचू रेशियो ओपन होने वाला है। अगर कोई ईस्ट कॉन्टिनेंट कंपटीशन जीत लेता है तो उसे काउंटलेस हेवनली ट्रेजर्स मिलते हैं, और फिर उसके पास मौका होता है एक और बड़े इवेंट में पार्टिसिपेट करने का, 4 कॉन्टिनेंट्स कंपटीशन। साउथ, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, ये 4 कॉन्टिनेंट्स के कंपटीशन के बारे में आप सब मुझसे ज़्यादा जानते होंगे, है ना? डेड विंड ने धीरे से मुस्कुराकर कहा। क्या? जैसे ही डेड विंड की बात खत्म हुई, पूरी जगह अचानक बिल्कुल साइलेंट हो गई। वहां मौजूद कई पावर हाउसेस समझ गए कि डेड विंड क्या कह रहा है। घोस्ट किंग ली सोल टेरिटरी के अंडर आता है। ली सोल टेरिटरी बहुत वास्ट है और वहाँ काउंटलेस फोर्सेस हैं। इतनी सारी फोर्सेस के बीच ली सोल टेरिटरी रेगुलर कॉम्पिटिशन्स होल्ड करता है, ताकि टैलेंटेड जीनियसेस सिलेक्ट किए जा सकें और टेरिटरी की न्यू ब्लड बन सके। ली सोल टेरिटरी के अंदर कई टेरिटरीज हैं, इनमें कुछ स्ट्रॉन्ग हैं, कुछ वीक। इन सब में यिन हुंतियान उन कोर प्लेसेस में से एक है। यिन हुंतियान एक ह्यूज एरिया है जिसका कवरेज बहुत बड़ा है। 2 एम्परर सीफांग कॉन्टिनेंट भी उसके कंपैरिजन में छोटा लगता है। सालों से यिन हुंतियान ने ली सोल टेरिटरी को काउंटलेस टैलेंटेड पीपल दिए हैं, और इन पावरफुल जीनियसेस को सिलेक्ट करने का मेन मेथड है 4 कॉन्टिनेंट्स कॉम्पिटिशन। लेकिन 4 कॉन्टिनेंट्स कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने से पहले हर कॉन्टिनेंट के कॉम्पिटिटर्स को अपने कॉन्टिनेंट के कॉम्पिटिशन में जीतना पड़ता है। सिर्फ जो अपने कॉन्टिनेंट से क्वालिफाई करता है वही 4 कॉन्टिनेंट्स कॉम्पिटिशन में जा सकता है। और अगर कोई 4 कॉन्टिनेंट्स कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट करने का क्वालिफिकेशन पा लेता है तो चाहे वो जीते या ना जीते, कॉम्पिटिशन के दौरान ली सोल टेरिटरी की पावरफुल फोर्सेस उसे डिसाइपल बना सकती हैं।
और अगर कोई विनर बन जाए तो वो डायरेक्टली ली सोल टेरिटरी हेडक्वार्टर्स जा सकता है और अनइमेजिनेबल बेनिफिट्स पा सकता है। ये सच में ड्रैगन लुगम क्रॉस करने जैसा अपॉर्चुनिटी है। शाओयान, तुम्हें ईस्टर्न कॉन्टिनेंट कंपटीशन जरूर जीतना होगा और 4 कॉन्टिनेंट्स कंपटीशन में भी टॉप 3 में आना होगा। तभी तुम ली सोल टेरिटरी के रियल हाई लेवल लोगों से कांटेक्ट कर पाओगे। तब शायद आकाशा या हार्ट ब्रोकन फ्लेम का मैटर भी सॉल्व हो जाएगा। हाँ, शाओयान ने हल्का सा सिर हिलाया, क्लियरली इस मैटर की इंपॉर्टेंस समझकर। सिर्फ ईस्टर्न कॉन्टिनेंट कंपटीशन जीतने के बाद ही 4 कॉन्टिनेंट्स कंपटीशन का चांस मिलता है। और अगर यिन हुंतियान के 4 कॉन्टिनेंट्स कंपटीशन में टॉप 3 मिल जाए तो इंसान ऑफिशियली ली सोल टेरिटरी में एंटर कर सकता है। और उसके बाद शाओयान के आकाशा या हार्ट ब्रोकन फ्लेम का मैटर सॉल्व होने का चांस पक्का हो जाएगा। हे, मेरा ये दोस्त एक बिजनेसमैन है और उसका डेस्टिनेशन दोंगचू का कोर एरिया है। ये ट्रिप बस घोस्ट किंग सिटी से गुजर रहा है, इसीलिए उसने ये आइटम मुझे दिया है ताकि मैं ऑक्शन कर दूं। लेकिन प्राइस के बदले उन्हें एक एल्केमिस्ट चाहिए। जर्नी के दौरान वो एल्केमिस्ट प्रोटेक्टेड रहेगा, उसे सिर्फ कुछ स्पेसिफिक मोमेंट्स पर उनके लिए सोल अटैक्स ब्रेक करने होंगे। डेड विंड की आवाज़ धीरे से खत्म हुई। और यहाँ ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल का ऑक्शन गोल्ड कॉइन से होगा, लेकिन सिर्फ एल्केमिस्ट्स ही बिड कर सकते हैं। इसीलिए सब रिस्पेक्टेड फार्मासिस्ट्स यहाँ प्रेजेंट हैं, आप बिडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। डेड विंड ने धीरे से मुस्कुराकर पीछे हट गया और ऑक्शन टेबल ली क्वीन को दे दिया। क्या? जैसे ही डेड विंड की आवाज खत्म हुई, पूरा ऑक्शन हॉल एकदम रेस्टलेस हो गया। घोस्ट वर्ल्ड में अल्केमिस्ट्स की रेरिटी ह्यूमन वर्ल्ड से भी ज्यादा है। इसी वजह से घोस्ट किंग सिटी जैसी ह्यूज सिटी में भी कोई फार्मासिस्ट यूनियन नहीं है, क्योंकि इस घोस्ट किंग सिटी में अगर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स लोग भी हों तो रिफाइनिंग फार्मासिस्ट्स की टोटल संख्या शायद एक हाथ की उंगलियों जितनी ही होगी, और उनमें से भी बहुत कम लोग घोस्ट किंग सिटी में परमानेंटली रहते हैं। घोस्ट वर्ल्ड में फार्मासिस्ट ऑलमोस्ट ट्रेजर जैसे ट्रीट किए जाते हैं। डेड सिटी लॉर्ड, अगर सिर्फ एल्केमिस्ट ही इस चीज का ऑक्शन कर सकता है तो क्या ये थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं हो गया? अगले ही पल लेई फैमिली के प्राइवेट रूम नंबर 4 से लेई फैमिली के पेट्रियार्क लेई ली ने सबसे पहले बोल दिया। इसका रीजन भी था। लेई फैमिली जो थंडर एट्रीब्यूट टेक्निक्स प्रैक्टिस करती थी, वो बॉडी फॉर्जिंग टेक्निक्स से मिलती जुलती थी। अगर उन्हें ड्रैगन ब्लड मिल जाता तो उनकी पूरी फैमिली की स्ट्रेंथ काफी बढ़ सकती थी। तब घोस्ट किंग सिटी में उनका स्टेटस भी काफी ऊपर चला जाता। हाँ डेड सिटी लॉर्ड, ऐसा करना थोड़ा अनफेयर है। हाँ, सब घोस्ट किंग सिटी के दोस्त ही तो हैं। अच्छी चीज तो सबके लिए ऑक्शन होनी चाहिए, जो हाईएस्ट प्राइस दे वो ले जाए। ऑब्वियसली कई लोग लेई ली की तरह ही सोच रहे थे और सबने सपोर्ट में बोलना शुरू कर दिया। हे, सब लोग, मेरा वो दोस्त बहुत पावरफुल है, उसने जो कंडीशन रखी है उसे तोड़ने की हिम्मत मैं भी नहीं करता। डेड विंड ने सीधा जवाब दिया और इन लोगों पर ध्यान देने का कोई इंटेंशन नहीं दिखाया। ये आदमी भी डेड विंड का डायरेक्ट रिफ्यूजल देखकर कई लोगों के चेहरे अगली हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर सब हैरान भी थे। जो आदमी डेड विंड जैसे स्ट्रांग इंसान को भी इतना रिस्पेक्टफुल बना दे, वो डेफिनेटली वीक नहीं होगा। जो भी लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, अगर आप एल्केमिस्ट हैं तो अपना एल्केमिस्ट रैंक मेडल दिखाइए और फिर बिडिंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग प्राइस अब भी 10 मिलियन गोल्ड कॉइन्स ही है, डेड विंड ने आसपास देखकर कहा। जैसे ही डेड विंड की बात खत्म हुई, पूरा ऑक्शन वेन्यू बिल्कुल साइलेंट हो गया। यहाँ हंड्रेड्स लोग थे, लेकिन अगर इनमें एक भी एल्केमिस्ट न निकला तो सच में अजीब बात होती। क्या मैं ट्राई कर सकती हूँ? अगले ही पल प्राइवेट रूम नंबर 11 से एक प्रिटी फेस वाली वुमन ने धीरे से बोला और अपने हाथ में एक मेडल उठाया। उस मेडल पर एक स्ट्रेंज पैटर्न था। उसके सेंटर में एक बड़ा एम्परर कैरेक्टर था। उसके पास एक स्टार था और स्टार के बाहर एक गोल्डन लाइन थी। एम्परर का मतलब एम्परर रैंक। अगर वहां इमॉर्टल कैरेक्टर होता तो इमॉर्टल रैंक। एक स्टार का मतलब एम्परर रैंक फर्स्ट ग्रेड। एक गोल्डन लाइन का मतलब फर्स्ट लेवल। इस मेडल का मतलब था एम्परर रैंक फर्स्ट ग्रेड श्वेन लेवल एल्केमिस्ट। एम्परर रैंक फर्स्ट ग्रेड श्वेन लेवल एल्केमिस्ट। डेड विंड ये देखकर थोड़ा फ्राउन करने लगा। इस ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल का सेलर उसका दोस्त था। जब वो इनहुन तियन ईस्ट कॉन्टिनेंट की जर्नी पर था, तब उन्हें कुछ डिफिकल्ट प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। इसलिए वो हाफ वे वापस मुड़ गए और ये आइटम ऑक्शन पर रख दिया ताकि एक एल्केमिस्ट साथ ले जा सके जो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। लेकिन उन्हें जो एल्केमिस्ट चाहिए था वो कम से कम एम्परर रैंक सेकंड ग्रेड या उससे ऊपर होना चाहिए। रिस्पेक्टेड फर्स्ट ग्रेड एम्परर लेवल फार्मासिस्ट, आप अभी बिगिनर स्टेज पर हैं। हमें जो एल्केमिस्ट चाहिए वो एम्परर रैंक सेकंड ग्रेड या उससे ऊपर होना चाहिए। प्राइवेट रूम नंबर 11 की वुमन ऑब्वियसली एक न्यू एल्केमिस्ट थी, फिर भी डेड विंड जैसे स्ट्रांग इंसान उससे रिस्पेक्टफुल टोन में बात कर रहा था। इससे क्लियरली पता चलता है घोस्ट वर्ल्ड में फार्मासिस्ट कितने रिस्पेक्टेड होते हैं। ये सीन खत्म होने के बाद पूरा ऑक्शन वेन्यू फिर से साइलेंट हो गया। सिटी लॉर्ड, अगर यहाँ कोई भी फार्मासिस्ट नहीं है तो ये ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल मेरा हो जाएगा।
ली किन ने अपनी ब्यूटीफुल आईज से आसपास देखा, लेकिन कोई भी बिडिंग के लिए रेडी नहीं था। क्लियरली वो सब एल्केमिस्ट्स नहीं थे। हे, अगर यहाँ कोई एल्केमिस्ट नहीं है तो ये ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल इस ओल्ड मास्टर का हो जाएगा। 11 मिलियन। तभी प्राइवेट रूम नंबर 1 से मिस्टीरियस ब्लैक रोब मैन ने एक स्ट्रेंज लैफ के साथ बिड लगा दिया। शाओ यान ने अपनी उंगलियां थोड़ी हिलाईं। उसे याद आया कि डोडी कॉन्टिनेंट पर आने के बाद उसने सिर्फ एक बार एम्परर रैंक फर्स्ट ग्रेड पीक एल्केमिस्ट मेडल दिया था। उसके बाद उसने कभी एल्केमिस्ट एग्जाम नहीं दिया, हालांकि उसकी करंट एल्केमी स्किल्स उससे काफी ऊपर थीं। ये आदमी भी? डेडविंड का डायरेक्ट रिफ्यूजल देखकर कई लोगों के चेहरे अगली हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर सब हैरान भी थे। जो आदमी डेडविंड जैसे स्ट्रांग इंसान को भी इतना रिस्पेक्टफुल बना दे, वो डेफिनेटली वीक नहीं होगा। छोड़ो, पहले काम निपटाते हैं। शाओ यान ने अपनी स्ट्रांग सोल पावर से कुछ सीक्रेट्स फील कर लिए थे। मुझे नहीं पता मेरा ये टोकन बिडिंग के लिए काम आएगा या नहीं। अगले ही पल शाओ यान की आवाज सुनाई दी। उसके हाथ में एक एम्परर रैंक फर्स्ट ग्रेड हेवन लेवल एल्केमिस्ट मेडल था। मेडल के सेंटर में एम्परर कैरेक्टर था, उसके अराउंड एक 5 स्टार और 3 गोल्डन लाइंस थी। एम्परर रैंक फर्स्ट ग्रेड हेवन लेवल एल्केमिस्ट। हालांकि आप पावरफुल लगते हैं, लेकिन मुझे माफ कीजिए। डेडविंड ने शाओ यान को देखकर फिर से सिर हिला गया। मैंने अपनी प्रैक्टिस में इतना टाइम लगा दिया कि एग्जाम नहीं दे पाया, लेकिन क्या ये काफी है? अगले ही पल शाओ यान का एक्सप्रेशन सीरियस हो गया। उसके बॉडी से इनविजिबल सोल पावर की वेव्स चारों तरफ फैलने लगी। सोल पावर? अभी आइडेंटिटी रिवील करने वाली वुमेन एल्केमिस्ट ये फील करके शॉक हो गईं। ये सिर्फ इस सोल पावर की स्ट्रेंथ ही इनफ है कि इसे एम्परर रैंक 3rd ग्रेड कहा जा सके। सर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिडिंग शुरू कीजिए। डेडविंड के चेहरे पर हल्का स्माइल आ गया। उसने क्लियरली समझ लिया था कि शाओ यान ने सोल पावर क्यों रिलीज की। मैं 20 मिलियन देता हूं, शाओ यान ने बिना हेजिटेशन के कहा। लड़के, क्या तुम मौत को बुला रहे हो? प्राइवेट रूम नंबर 1 के ब्लैक रोब मैन ने वार्निंग दी। क्लियरली ये ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल का ऑक्शन अब सिर्फ 2 एम्परर रैंक एल्केमिस्ट्स के बीच रह गया था। हे, सर, ये गोस्ट किंग सिटी है, यहां के रूल्स का रिस्पेक्ट करना होगा। डेडविंड तुरंत आगे बढ़ा और उसने अपना फुट जमीन पर पटका। ब्लैक रोब मैन का अप्रेसिव एयर तुरंत डिसिपेट हो गया। क्या टेरिफाइंग स्ट्रेंथ है! ये शॉर्ट सीन देखकर प्राइवेट रूम्स के पावरफुल्स भी शॉक हो गए। मैं 30 मिलियन देता हूं, ब्लैक रोब मैन ने शाओ यान को विशियस ग्लेयर दिया और बिड बढ़ा दी। 40 मिलियन, शाओ यान ने कामली बोला। 50 मिलियन, ब्लैक रोब मैन की आवाज गुस्से से भरी हुई थी। 80 मिलियन, शाओ यान के लिप्स पर एक प्लेफुल स्माइल आ गई। एक डिग्निफाइड एम्परर रैंक 3rd ग्रेड पीक एल्केमिस्ट से कंपीट करना क्लियरली फूलिश था। ऊपर से सामने वाला आदमी सिर्फ मेडल दिखाने वाला फेक एल्केमिस्ट लग रहा था, जिसके पास कोई सोल पावर नहीं थी। लड़के, तुम बहुत जिद्दी हो। ब्लैक रोब मैन ने एक रूथलेस लाइन छोड़ी और बिडिंग स्टॉप कर दी। डुंग डुंग डुंग, सिल्वर हैमर ऑक्शन टेबल पर 3 बार बजा। ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल फाइनली 80 मिलियन गोल्ड कॉइन्स में शाओ यान ने जीत लिया। ये आदमी सच में रूथलेस है। प्राइवेट रूम नंबर 3 में बैठे क्लिंग मिंग और उसके कंपेनियंस भी थोड़ी एनवी के साथ बोल पड़े। हे, सब लोग, बस इतना ही। शाओ यान हल्का सा मुस्कुराकर वापस बैठ गया। ऑक्शन सक्सेसफुल होने के बाद ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल नेचुरली शाओ यान के पॉकेट में आने वाला था। शाओ यान को पूरा कॉन्फिडेंस था कि ये लोग चाहे कितने भी पावरफुल हों, लेकिन उसके साथ ओपनली compete करने की हिम्मत उनमें नहीं है। बैटल थ्रू द हेवेंस, द फ्लेम एम्परर, एपिसोड 1160, फिनाले, इमॉर्टल लीफ। ये ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल प्राइवेट रूम नंबर 3 ने ले लिया है। ऑक्शन खत्म होने के बाद ये आइटम बिल्कुल ठीक हाल में आपको दे दिया जाएगा। और कंपेनियन के टास्क के बारे में मैं कुछ दिनों में किसी को भेजकर आपको इन्फॉर्म करवा दूंगा। डेथ फेंग ने शाओ यान से विनम्रता से कहा। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं कुछ समय गोस्ट किंग सिटी में रुकने वाला हूं और डोंगजू का सफर भी इसी रास्ते में है, इसलिए वेट करना ठीक ही रहेगा। शाओ यान ने मुस्कुराकर कहा। ये अच्छा है। शाओ यान को तसल्ली देने के बाद डेथ फेंग ने फिर बोलना शुरू किया। आखिर एक एल्केमिस्ट से पंगा लेना मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ने जैसा था। सब लोगों, क्योंकि ये ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल प्राइवेट रूम नंबर 3 के एल्केमिस्ट साहब ने ले लिया है, तो हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जिये जानता है कि आज सब लोग यहाँ उस चीज़ के लिए आए हैं जो सबसे आखिरी और सबसे खास है, इसलिए अब ऑक्शन का मेन हाईलाइट शुरू होने वाला है। जिये फेंग ने तुरंत किसी को भेजकर ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल हटा दिया, फिर ऑक्शन स्टेज पर खड़े होकर ली किन के साथ मुस्कुरा दिया। मेन इवेंट आखिर आ ही गया। प्राइवेट रूम नंबर 1 में बैठा मिस्टीरियस ब्लैक रोब्ड आदमी ये सुनकर तुरंत शांत हो गया। उसका ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल ना मिलने का गुस्सा भी खत्म हो गया। जाहिर सी बात है, ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल उस लास्ट आइटम के सामने कुछ भी नहीं था।
आखिर ये फिनाले सीन क्या है? शाओयान को ड्रैगन ब्लड क्रिस्टल लेते देख किंगर काफी हैरान थी। उसे अंदाजा था कि शाओयान शायद एक एल्केमिस्ट है, लेकिन ये आदमी असल में एक जेन्युइन थर्ड रैंक एम्परर निकला। एक एम्परर रैंक का थर्ड रैंक एल्केमिस्ट, उसकी पहचान शायद उनके फैमिली हेड्स के बराबर हो सकती है, और ऊपर से ये आदमी एक पावरफुल डॉस यान भी है। तो अब सच में शुरू होने वाला है। जैसे ही डेथफिंड की आवाज गिरी, ऑक्शन हॉल का माहौल तुरंत एक्सट्रीम एक्साइटमेंट से भर गया। यहां बहुत से लोग सिर्फ इस लास्ट आइटम के लिए आए थे। ले आओ, उस चीज को मेरे पास लाओ। अगले ही पल ऑक्शन स्टेज पर एक सीक्रेट पैसेज खुल गया और उसमें से एक सोल्जर बाहर आया। सोल्जर आम सा लग रहा था, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ बहुत ही जबरदस्त थी। जैसे ही सोल्जर दिखा, हॉल में लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। जाहिर है ये सोल्जर उनके लिए अजनबी नहीं था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस चीज की हिफाजत बाय है कर रहा होगा, जो लेट स्टेज 2 स्टार डॉसियान है। लगता है डेथफिंड भी काफी सावधान है। काफी स्ट्रांग लोगों ने ऑक्शन स्टेज पर मौजूद 2 आदमियों और एक औरत को देखकर धीरे से कहा। वो 2 आदमी थे सिटी लॉर्ड शूफेंग और सोल्जर बाय है। बिना किसी शक के कहा जा सकता है कि ये दोनों सिटी लॉर्ड मैंशन के सबसे पावरफुल लोग थे। अगर ये दोनों मिलकर लड़ते तो हाफ स्टेप 3 स्टार डॉसियान अर्ली स्टेज भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही टिक पाता। सुस्सू, कितनी ठंड है, ये क्या चीज है? बाय है जब सामने आया तो उसके हाथों में एक चीज बहुत संभाल कर उठाई हुई थी। उस चीज के बाहर एक बहुत ही खतरनाक ब्लैक की लपेटी हुई थी। ये ब्लैक की सोल पावर की सारी प्रोबिंग को रोक रही थी। फिर भी सब लोगों को एक चुभती हुई ठंड महसूस हो रही थी। जैसे ही वो ब्लैक बॉक्स जैसी चीज सामने आई, पूरे ऑक्शन हॉल का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरने लगा और हवा में बर्फ जैसी पतली आइस थ्रेड्स दिखने लगी। हाँ, सब लोगों, आज का मेन हाईलाइट यही है। सिटी लॉर्ड के सिर हिलाते ही बाय है धीरे धीरे ऑक्शन स्टेज तक आया और उस ब्लैक की में लपेटी हुई चीज को ऑक्शन टेबल पर रख दिया। ये आखिर क्या है? शाओयान ने धीरे से कहा। लेकिन उसी वक्त शाओयान के बॉडी के अंदर विंडिक्टिव एनर्जी के सी में एक मिस्टीरियस पेपर जो डार्क रेड लाइट से चमक रहा था, अचानक बहुत ही ग्रीडी रिएक्शन देने लगा, जैसे वो ऑक्शन टेबल पर रखी मिस्टीरियस चीज को निगलना चाहता हो। शांत हो जाओ, शाओयान ने धीरे से कहा और अपनी पावरफुल सोल पावर को एक्टिवेट करके उस मिस्टीरियस पेपर के वायलेंट रिएक्शन को मुश्किल से कंट्रोल किया। उस मिस्टीरियस पेपर के अंदर एक अनडाइंग माइट स्पैरो सील की हुई थी। लेकिन शाओयान हैरान था। अनडाइंग माइट स्पैरो का संबंध अनडाइंग फायर से था, लेकिन वो तो सील की हुई थी। सील होने के बाद वो डीप स्लीप जैसी स्टेट में होनी चाहिए थी, फिर इतनी वायलेंट रिएक्शन क्यों? शाओयान को समझ नहीं आ रहा था। बाय है, सील खोलो। अगले पल डेथफिंड ने ऑक्शन हॉल को देखा, जो मेन आइटम के आने से रेस्टलेस हो चुका था, और सीधा ऑर्डर दिया। साथ ही उसकी नज़र हॉल के कुछ पावरफुल लोगों पर टिकी हुई थी। ठीक है, सब लोगों शांत हो जाओ। जैसे ही मैं सील खोलूंगा, तुम सब इस मेन आइटम का असली रूप देख पाओगे। बाय है ने गहरी आवाज में कहा, फिर बिना झिझक अपनी डैजलिंग डॉसियान पावर रिलीज की। उसके हाथ के हैंड सील्स तेजी से बदलने लगे और एक मिस्टीरियस वाइब्रेशन के साथ वो ब्लैक बॉक्स की तरफ बढ़े। बुम बुम बुम। ब्लैक बॉक्स को जैसे बाय है के अटैक से खतरा महसूस हुआ और उसमें से तेजी से ब्लैक की निकलकर बाय है पर अटैक करने लगी। खुल जा। बाय है ने ब्लैक की कोरोजन को झेलते हुए अपने हैंड सील्स लगातार चलाते रहे और ब्लैक बॉक्स के ऊपर की ब्लैक की को हटाने की कोशिश करने लगे। बैंग बैंग बैंग। अगले पल बाय है जोर से चिल्लाया और तुरंत ब्लैक बॉक्स पर छाई सारी ब्लैक की को उड़ा दिया, जिससे उसका असली रूप सामने आ गया। ये फ्लेम है, कुछ लोगों ने हैरानी से कहा। जब ब्लैक की हट गई तो लोगों ने हैरानी से कहा, फ्लेम जैसा तो नहीं लगता। देखा तुमने? जैसे ही ब्लैक बॉक्स का असली रूप दिखा, पूरे ऑक्शन हॉल का टेम्परेचर तुरंत बढ़ गया। वो क्या है? एक साथ आइस और फायर? लोगों की हैरान आवाजें सुनाई देने लगी। ये कैसे हो सकता है? ये होली फ्लेम का फ्लक्चुएशन है। मास्टर ने जो कहा था वो सच था। लगता है इस बार यहां आना बेकार नहीं गया। सुस्सू। प्राइवेट रूम नंबर 1 में बैठा मिस्टीरियस आदमी ऑक्शन स्टेज पर रखी चीज को देखकर खुशी से भर गया। सबके सामने एक लगभग 10 फीट का स्क्वायर केज था। केज के अंदर अनेक आइस थ्रेड्स थीं, लेकिन अजीब बात यह थी कि आइस केज के सेंटर में एक पत्ते जैसी स्ट्रिप जैसी चीज थी। उसके ऊपर एक डार्क रेड फ्लेम धीरे धीरे एक फ्लेम एल्फ की तरह नाच रही थी। जब भी वो फ्लेम हिलती, हॉल में बैठे 100 से ज्यादा पावरफुल लोग अपनी सांसें रोककर हैरान होकर देखते रहते। फ्लेम की हर धड़कन से एक टेरिफाइंग रिपल निकलती, जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती थी। लेकिन केज की आइस थ्रेड्स धीरे धीरे मेल्ट हो रही थी, जो काफी अजीब था। ये होली फ्लेम है, इमॉर्टल फायर की स्मेल। अगले ही पल जब शाओयान की नजर आइस केज के अंदर उस डार्क रेड फ्लेम लीफ पर पड़ी, तो उसके दिल में शॉक और एक्साइटमेंट दोनों एक साथ भर गए।